तो गाइस आज के इस कहानी के अंदर हमारा एमसी एक मामूली सा एम्प्लॉय होता है जो कि अपनी बॉस की जान बचा रहा होता है कि तभी उसकी बॉस की बॉडी के अंदर किसी एम्प्रेस के हाथ में ट्रांसफर हो जाती है और उसको इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो एमसी उसकी हेल्प करता है, इस दुनिया के तौर तरीके उसको सिखाता है और वो बदले में उसको कल्टीवेशन सिखाती है। तो चलो अभी इस स्टोरी को डिटेल में जानते हैं कि आगे इनके साथ क्या होता है। लास्ट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जोरों की बारिश हो रही होती है, आसमान में बिजलियां कड़क रही होती है और यहाँ पर किसी की कार का एक्सीडेंट हो चुका होता है और एमसी उसकी हेल्प कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि असल में ये मेरी फीमेल बॉस है और ये यहाँ पर मर रही है, तो क्या मेरे को उसको बचाना चाहिए या फिर नहीं बचाना चाहिए। अगर मैं सच्ची सच्ची कहूँ तो मेरा इन सब में इन्वॉल्व होने का कोई भी इरादा नहीं है। ये कमीनी कुतिया मेरे से बहुत ज्यादा काम करवा देते और अब यहाँ पर ये इस कार एक्सीडेंट में मर रही है, तो क्या ये कर्मा नहीं है। और वो कोशिश कर रहा होता है उसे बचाने की और वो बोल रहा होता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था अपना लंच बाय करने के लिए कि तभी मेरी फीमेल बॉस की कार का एक्सीडेंट हो गया मेरी आंखों के सामने, तो फिर मैं करता ही गया, बचाना तो पड़ेगा। और वो यहाँ पर सब ट्राई करके देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, तो फिर उसके मन में आता है कि ना सीपीआर से भी कोशिश कर ली जाए। तो वो उसके करीब आता है और उसको सीपीआर देने की कोशिश करने लगता है कि तभी आसमान से एक सुनहरी लाइट उसकी बॉस की बॉडी के ऊपर पड़ती है। तो देखा जाता है सीपीआर देने के बाद वो पीछे हटने लगता है, सोचा होता है लगता है कि इससे काम नहीं बना और थोड़ा निराश होने लगता है क्योंकि अब इसके वर्क का एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, बॉस तो चली गई। लेकिन दूसरी ही तरफ मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बॉस के लिप्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और यहाँ तक कि उनका टेस्ट भी स्वीट था यार। कि तभी उसके बॉस की आंखें खुल जाती है, वो कहती है तुम तो एक बहुत ही ज़्यादा रूड पर्सन हो। जो देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि तभी उसके दिमाग में कुछ आवाज़ आती है, उसके सामने सिस्टम की एक विंडो ओपन हो रही होती है जो कि द करियर शॉक सिस्टम होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये वॉइस कहाँ से आ रही है और ये क्या है, क्या ये सिस्टम है। सिस्टम उसे बोल रहा होता है कि तुमने एम्प्रेस को सक्सेसफुली शॉक कर दिया है, तो यहाँ पर उसको रिवॉर्ड के तौर पर कोई सी डिवाइन स्किल मिल जाती है गोल्डन बेल शील्ड नाम से। वो कह रहा होता है क्या एम्प्रेस, आखिर कौन है यहाँ पर एम्प्रेस और मेरे कानों में क्या आवाज़ गूंज रही है, लगता है कि ज़्यादा काम करने की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कि तभी यहाँ पर उसकी बॉस उसको अपने पैरों से पकड़ लेती है और गिराते हुए उसके ऊपर पेड़े आती है और चिल्लाते हुए कहती है अब तुमको डिवाइन पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। एमसी कह रहा होता है होले शिट, आखिर अब ये सब हो क्या रहा है। और वो उससे कहता है मिस लिन, अगर आपके सिर में चोट लगी और आप उसकी वजह से सफर कर रही हो तो आपको जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए, ये नेसेसरी है। इस तरह का ट्रेनिंग मत खेले मेरे साथ। वो सोच रही होती है आखिर मैं अपने ट्रू एनर्जी को मोबिलाइज क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मिस लिन, ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा चोट नहीं लगी है, कि आप खुद ही हॉस्पिटल चलकर जा सकती हो। अगर ऐसा नहीं है तो एम्बुलेंस यहाँ पर बहुत जल्दी ही आ जाएगी और मुझे अब अपने वर्क ओवर टाइम में वापस जाना होगा, इसलिए गुड बाय और भूलना मत आपको बाद में एक्सपेंसेस में मेरी हेल्प भी करनी है। वो वहां से चला जाता है और बॉस को उसकी तरफ देखते हुए सोच रही होती है आखिर मैं हूँ कहाँ पर और मेरी ट्रू एनर्जी कहाँ चली गई यार। ये सब कुछ तो काफी अजीब है। और फिर इसके बाद में थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, एमसी उपासी मारता हुआ घर पर आता है शायद वापस और कह रहा होता है मेरा काम फाइनली हो ही गया। ये काफी रेयर है जब मेरे को काम से ऑफ मिल पाता है, इसलिए अब मैं रिलैक्स होने के लिए जा रहा हूँ। मैं वापस आ गया ब्रदर का है क्या कोई मिड नाइट स्नैक बचा है। वो कहता है मेरे को वो कहता है पहले से बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी इसलिए मेरे को लगा तुम तो ऑफिस में ही सो गए हो गए। वेल ऐसा लगता है कि उसे फीमेल बॉस ने तुमको फिर कैसे अच्छे से निचोड़ लिया है। वो कहता है भूल जाओ इसके बारे में, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। कि तभी वो उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके हाथ से ड्रिंक छूट जाती है। एमसी कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है क्या हो गया तेरे को। वो देखता है यहाँ पर उसकी फीमेल बॉस आ चुकी होती है और वो कह रही होती है आखिर किस तरह का पिंजरा है, क्या ये तुम्हारा घर है। एमसी कहता है मिस लेना आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उसका दोस्त कह रहा होता है तुम तो बिना बताए अपने साथ एक लड़की को लेकर आ गए। वो बोल रही होती है हमें कुछ हद तक ये सब देखकर काफी हैरान हो, तुमने पहले जो अपराध करा था उससे बचने के लिए तुम यहाँ पर जो कुछ भी है उसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर उसका दोस्त काफी हैरान हो रहा होता है कि तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाने लगती है, कह रही होती है एक मिनट के लिए मेरे साथ आओ। उसका दोस्त कह रहा होता है क्या वो लोग रोल प्लेइंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके मोजे भी फटे हुए हैं और तार तार हो गए हैं। लो तुम तो वाकई में जानते हो यार कैसे मजे किए जाते हैं। और फिर नेक्स्ट में देखा जाता है वो अपने सदलों को बाहर ले आते हैं। लो कह रहा होता है मिसलिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे तुम क्या कह रही हो, हालांकि मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट हूँ लेकिन तुम मुझे रेस्ट टाइम में डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और वो बोलती है तुम्हारे कहने का अंदाज से तो ऐसा साउंड हो रहा है जैसे कि तुम मेरे डिसाइपल्स में से एक हो। और वो उसको बताती है कि मैंने इतर बर्ड से डर के एम्प्रेस हूँ और 300 सालों तक कल्टीवेशन करने के बाद में फाइनली ह्यूमन एंड गॉड की रिमेल तक पहुंचने वाले थे। और तुम मेरे को बताओ आखिर ये कौन सी जगह है और मैं अपनी एनर्जी को ट्रू एनर्जी को मोबिलाइज क्यों नहीं कर पा रही हूँ। वो अपना सर खुजाने लगता है, सोच रहा होता है शायद ज्यादा नोवेल पढ़ने की वजह से ये औरत पागल हो गई है। और लू कहता है मैंने इस दुनिया के स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेटर्स और मार्शल आर्ट्स के बारे में अफवाह तो सुनी है लेकिन वो तो बहुत ज्यादा रेयर है और फिर भी मिसलिन और मैं तो हमेशा से ही ऑर्डिनरी लोग ही रहे हैं। तभी वो उसको गले से पकड़ लेते हैं, जो देखकर वो काफी घबरा जाता है और कह रहा होता है मिसलिन चलो ना आराम से बात करते हैं, फिजिकल एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो उसके पास आती है और कह रही होती है तुम्हारे अंदर से तो मेरे को बिल्कुल भी राइट अलायंस वाला और महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तुम मेरे को यहाँ पर ट्रैप करने के लिए नहीं भेजे गए हो। उसके बाद सुनकर वो एकदम हैरान हो जाते हैं और सोचा होता है आखिर ये क्या बकवास कर रही है। कि तभी दिखाया जाता है कुछ लोग इनको छुपकर देख रहे होते हैं। एक बंदा कहता है क्या वो पर्सन, अगला कहता है डेट्स राइट और याद रखना ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि
ये चोरी है। तभी एम्प्रेस चिल्लाते हुए कहती है आकर तुम यहाँ पर छुप कर किसकी बातें सुन रहे हो, तुमको सजा मिलेगी। तो उसकी बात सुनने के बाद वो लोग भी बाहर निकल के आ जाते हैं और हंसते हुए कह रहे होते हैं मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग पकड़ा जाएंगे। और उनमें से किसी के हाथ में पल्वर फ्रेम होती है जो देखकर लू काफी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि ये एक्चुअली एक कल्टीवेटर है, लेकिन ये यहाँ पर हमको इस तरह से धमका क्यों रहे हैं। वो लोग कहते हैं सॉरी यंग मैन, तुमने ऐसा कुछ देख लिया है जो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था, इसलिए अब तुम्हें हेल में जाना पड़ेगा। और वो फायर से उसको ऊपर अटैक करने लगते हैं कि तभी उसके आसपास एक डिवाइन शील्ड बन जाती है और वो लोग दूर फेंका जाते हैं। और ये उसके सिस्टम ने कहा रहा होता है उसने ऑटोमेटिकली गोल्डन बेल शील्ड का इस्तेमाल कर दिया होता है उसकी जान बचाने के लिए। तो दिखाया जाता है वो लोग दूर फेंक जाते हैं और उनमें से कह रहा होता है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि तभी सिस्टम उससे बोलता है तुम लोगों ने तो इनको शो कर दिया, इस तरह से तुमने प्राइमरी नोवाइस मिशन को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर उसको फ्री के रिवॉर्ड मिल जाता है, रिवॉर्ड के तौर पर उसको 10 गुना कल्टीवेशन ग्रांट गिफ्ट पैक मिल जाता है। और वो सोच रहा होता है ये आवाज़ फिर कैसे आ रही है, क्या ये गोल्डन बेल्ट शील्ड थी जिसका इस्तेमाल अभी हुआ। फिर कहते हैं बेवकूफ डिसेबल में तुम्हें बाद में अच्छा सबक सिखाऊंगी, दुश्मनों को कभी भी ऐसे नहीं जाने देना चाहिए, ये अपनी कब्र खोदने जैसा होता है। और वो अपना पाँव उठाती है और जोर से उन पे मार देती है और कह रही होती है इन जैसी चीटों से निपटने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ सफिशिएंट है। और वो लोग दिखाई नहीं देते, शायद भाग गए हों या फिर मर गए हों, पता नहीं। और यहाँ पर जो अपना लू रहता है वो ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है तो ये सब वाकई में सच है, मैंने ट्रूली कोई शॉक सिस्टम ऑब्टेन कर लिया है। और इसके अलावा जो पर्सन इस वक्त मेरे सामने खड़े हुई है ये बिल्कुल भी मिसलेन जैसी नहीं है, तो क्या ये वाकई में एक रियल एम्प्रेस है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है लू अपने घर पर वापस आ जाता है, उसने लिखा होता है मैं तुम्हारे लिए जगह छोड़कर जा रहा हूँ ब्रो, आज रात मैं इंटरनेट कैफे में बिता लूंगा और ज्यादा शोर मत करना, मैं नहीं चाहता कि नीचे की ग्रैंड माँ लैंडलॉर्ड को फिर कैसे कंप्लीट कर दें। और मैं वाकई में ये समझ नहीं पा रहा हूँ यार आखिर एक इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन तुम्हारे अंदर कैसे इंटरेस्ट रख सकती है, ये सिंपली अनबिलीवेबल है, विश्वास नहीं होता। उसका ये मैसेज देखने के बाद लू भी हल्का सांस पड़ता है और कह रहा होता है वैसे मैं भी अभी तक इन सबके ऊपर विश्वास नहीं कर पाया हूँ। वह एम्प्रेस से कहता है तुम जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हो, चलो आप लोग थोड़ा सिचुएशन को फिगर आउट करते हैं। और सॉरी माफ़ कर देना, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता साफ सफाई करने के लिए, इसलिए ये जगह थोड़ी सी गंदी है। एम्प्रेस कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं छोटी मोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देती, लेकिन मेरे डिसाइपल इसके प्रति बहुत ज़्यादा सख्त रहते हैं। और वो बोलता है तो तुम एम्प्रेस हो जो कि ट्रांसफर होकर इस दुनिया में आ गई है और तुमने यहाँ पर आकर मेरी बॉस की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। और वो बताती है मैं ट्रिलिबुलेशन कैपिटल में थी और नेक्स्ट रिमेन में सक्सेसफुली चढ़ने के बाद हमें राइडर्स अलायंस के साथ लड़ने के लिए जा रही थी, पर तभी अचानक से मैं यहाँ पर आ गई और मैंने अपनी सारी पावर खो दी। लू कहता है राइड अलायंस के लोगों तुमने उनके बारे में कई बार जिक्र करा है, क्या वो तुम्हारे दुश्मन है? वो बोलती है हाँ, वो लोग बस पाखंडियों का एक ग्रुप है जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग लगते हैं। और जबकि वो लड़ना चाहते थे तो मैंने भी फैसला कर लिया था कि मैं उन्हें दिखा दूंगी कि हर जगह लाख है, कि हर जगह लाशें बिखरने और खून की नदियां बहाने का क्या मतलब होता है। वो सोच रहा होता है डीमन सेक्टर के एम्प्रेस उसके इस रवैये के साथ उसको तो इस दुनिया में एक आतंकवादी लीडर के तौर पर देखा जाएगा। और वो उसको ड्रिंक ऑफर करते हुए कहता है लो पहले कुछ पी लो और मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, ये दुनिया अलग है और इसके नियम कानून भी अलग हैं, तुम खुद ही देख लो यही सबसे ज्यादा अच्छा होगा। और वो उसके सामने टीवी चला देता है और बता रहा होता है कि इस दुनिया में जादू टोना और एडवांस हथियार जैसी चीजें हैं, हेवन तक पहुंचना या फिर मेट्रोस को तोड़ना, यहाँ पर सब कुछ बस एक बटन दबाकर भी हो सकता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और बोल रही होती है ये तो वाकई में ये काफी अच्छी बात है। वो बोलता है डेट्स राइट, एक कल्टीवेटर पर्सनल तौर पर चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो वो एक फोर्स के सामने नहीं टिक पाएगा। और अगर तुम यहाँ के लोगों को हर्ट करती हो या फिर कुछ और करती हो तो इसके कौन तो इसका परिणाम काफी ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। और वो कहती है अगर कल्टीवेशन के बारे में बात करें तो तुम्हारी दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा कम है कि किसी बंदे का किसी महान कल्टीवेशन मास्टर के तौर पर उभरने की संभावना ही नहीं है। और वो आगे बढ़कर उसके माथे को टच करती है और कह रही होती है तुम्हारा एप्टीट्यूड तो काफी अच्छा है। वो सोचता है मेरा एप्टीट्यूड जरूर शॉक सिस्टम ने इसे एनहेंस कर दिया होगा। और वो बोल रही होती है अगर तुम मेरी दुनिया में होते तो 300 साल तक कल्टीवेशन करने के बाद तुम रिफाइनिंग स्पीड स्टेज तक तो पहुंच जाते, क्या अफसोस की बात है। कि तभी फोन बजता है और वो फोन उठाने के लिए जाता है और सोच रहा होता है मैं तो बस एक स्ट्रगलिंग करता हुआ वर्क करूँ जो बस पैसे कमाना चाहता है। और वो मोबाइल उठाकर देखता है तो शायद उसके मैनेजर के मैसेज होते हैं। वो कह रहा होता है कि तुम्हें हो क्या गया है, अभी तो बस आधी रात हुई है और तुम मेरे मैसेजेस का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहे हो। हाँ, अगर आज रात तक वो वक्त ठीक नहीं हुआ तो कल आने की हिम्मत मत करना। उल्लू भी ये मैसेज देखकर गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है तुम लोग तो बस मुझसे जल्दी जल्दी काम करवाते रहते हो, मुझे तुम लोग एक ऐसा एआई क्यों नहीं बना देते जैसे आराम की कोई जरूरत ही नहीं है। एम्प्रेस कहती है देर रात तक काम करना हार्ड लेबरिंग से अलग है।
और वो कह रही होती है इस विषय में जबकि मैं बात कर रही हूँ तो मैंने एक बार पुल बनाने वाला जो मैनेजर था, इंचार्ज था वहाँ का, मैंने उस ऑफिसर को देखा था, वो मजदूर और उनकी बेटियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा था, इसलिए मैंने उसके टुकड़े कर दिए। ये सुनने के बाद वो काफी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और सोच रहा होता है ये तो इस तरह से बात कर रही है जैसे किसी को मार देना कोई बड़ी बात ही नहीं है। और इस एक्सीडेंट को राइटर्स अलायंस ने भी देख लिया था और उन्होंने मुझ पर हमला करने के लिए इसको एक बहाने की तरह इस्तेमाल करा और उन्होंने तो ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया था जैसे कि मैं कोई मर्डरर हूँ, लेकिन इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो बूढ़े मेरे को किसी भी तरह से हरा ही नहीं सकते। तो उसकी बात सुनने के बाद वो सोच रहा होता है तो वो कोई अंधाधुंध राक्षस नहीं है जैसा कि मैं सोच रहा था। और वो उससे कहता है तो तुम अभी भी एक डायस्टोपेनियन वॉरियर हो, है ना। और वो उसकी बात सुन के हैरान हो जाती है। लोग कहता है वैसे क्या तुम्हारा फोन अभी भी काम कर रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है डेली लाइफ स्टाइल के लिए। और वो यहाँ पर शायद अपनी पॉकेट चेक करती है और उसे अपने पॉकेट में फोन मिल जाता है तो वो फोन उसके हाथ में थमा देती है। वो कहता है वाओ, जैसे कि टॉप मॉडल फोन से एक्सपेक्ट करता है, इतना बड़ा कार एक्सीडेंट हो गया है लेकिन ये फोन अभी भी अच्छी कंडीशन में है। एनीवे जरा मुझे अपना हाथ दो, मैं तुमको सिखाता हूँ कि फोन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और वो उसकी फिंगर पकड़कर फोन को अनलॉक कर देता है और कह रहा होता है देखो इस तरह से फोन को सक्सेसफुली अनलॉक किया जाता है। और उसका हाथ उसके फिंगर के ऊपर चला जाता है जो देखकर वो जोर से चिल्ला पड़ती है पर डिसाइबल और तुम्हें सजा मिलेगी। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है जो लू रहता है उसने खाना ऑर्डर किया होता है तो उसका खाना आ गया होता है और वो भी स्मेल सूंघती है और कह रही होती है ये तो बिल्कुल मसालों की खुशबू आ रही है। और फिर वो ठंडना कर उसके सामने खाना पेश करता है और बताने लगता है उसको और कह रहा होता है चलो इसे खाते हैं। और वो उनमें से को खाती है, उसे अजीब सी सेंसेशन होती है। वो कहती है इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ड्रैगन ब्रेथ की तरह फील दे रहा है, क्या तुम लोग इस तरह का खाना खाते हो। वो बोलता है डेट्स रेड, और वैसे क्या तुम्हारी दुनिया में चिली पेपर नहीं है। और वो कहती है ऐसा नहीं है कि हमारी दुनिया में मिर्ची नहीं है, मिर्ची तो है लेकिन वो इतनी ज्यादा तीखी भी नहीं है। और वो कहता है सच में यहाँ की सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा अलग है, हम लोगों को यहाँ पर मसालेदार खाने की आदत हो चुकी है। और वो उसकी तरफ कैन करते हुए कहता है तुमको ये भी ट्राई करना चाहिए, ये तुमको मिर्ची से रिलीफ देगा। हालांकि ये देखने में पॉइजन की तरह लग सकता है लेकिन इसका टेस्ट काफी अच्छा है। और वो उसको पी के भी दिखाता है। कुछ रुपया खाने के बाद कोक पीना सबसे ज्यादा परफेक्टली होता है तो फिर वो भी उसको ट्राई कर दिया लेकिन उसे अजीब लगता है। वो कहते ये क्या है, इससे तो मेरी जिम में सुनसुनी सी हो रही है और पेट में सनसनाहट सी हो रही है। वो बोलते हैं उसे ये कोक है, कार्बोहाइड्रेट वाला पानी, ये यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये चीज तुम्हारी प्यास बुझाने में भी मदद करती है, लेकिन अगर तुम इसे बहुत ज्यादा पीते हो कि तभी उसको यहाँ पर डकार आ जाती है। लोग कहते हैं हाँ इससे तुमको आसानी से डकार आ जाती है। और वो उससे कहते हैं इसका स्वाद खट्टा और मीठा है जो कि अच्छा भी है लेकिन इसे देखने पर सच में ऐसा लगता है जैसे कि ये जहर है, अगर तुम इसे वापस लेते हो तो। और फिर तभी उसके मन में एक चीज आती है, वो पी रही है और उसको लोग कह रहे होते हैं ऐसा मत करिए मास्टर, आप तो पॉइजन पी रही हो। और फिर तभी वो लोग उसे कहते हैं शांत हो जाओ, मैं तो बस पॉइजन का इस्तेमाल कर रही हूँ मेरी बॉडी को टेम्पर करने के लिए, और अगर तुम्हारे पास स्किल एनफ स्किल ना हो तो इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। तो ये सुनने के बाद वो लोग उसकी तारीफें करना शुरू कर देते हैं कि मास्टर वाकई में कितना इंप्रेसिव और अमेजिंग है। तो वो सोचने के बाद वो भी हंसना शुरू कर देती है और लू सोच रहा होता है आखिर इसको क्या हो गया। एम्ब्रेस कहती है मेरे को तो बस सेटर के कुछ पुराने स्टोरियाँ याद आ गई थी। और वो उस खाने को उठाने लगता है और कह रहा होता है वो तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाइटर ऑर्डर कर देता हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है किसने कह दिया कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती। बात सिर्फ इतनी है कि बस मुझे इसके पहले से आदत नहीं है। और लू कहता है कि तुम श्योर हो, बाद में मत कहना कि मैंने तुमको वार्न नहीं करा था, ये चिली पेपर्स बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है। वो बोलती है मैं भी एक एम्प्रेस हूँ, आखिर मेरे को इस चिली पेपर से क्यों डरना चाहिए। हाँ, और वो उसको खा जाती है पर वो बहुत ज्यादा तीखा होता है। और लोग कहते हैं अगर ये टू मच है तो मैं तुम्हारे लिए नूडल भी बना सकता हूँ। वो मना कर देती है और फिर थोड़ी देर बाद वो कोक पी कर बैठी हुई रहती है और बोल रही होती है अब से कोक मेरा फेवरेट है। वो उसकी हालत की तरफ देखता है और कह रहा होता है देखा मैंने बोला था कि ज्यादा जिद्दी मत बनो। कि तभी उसके मन में बिग होती है कि वो देखता है तो फिर किसी किसी का मैसेज आया हुआ रहता है जो कि लोग को फिर से सुना रहा होता है। मैसेज होता है लोग क्या तुमने उसको फिक्स कर लिया, हाँ तुम्हें उसे आज तक फिक्स करना है, अगर नहीं करा तो मैं कल उसको त्याग से तुम्हारे बारे में रिपोर्ट कर दूंगा, और अगर तुमने ये फिक्स नहीं करा तो यहाँ से दफा हो जाओ और कभी वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। और वो सोच रहा होता है तुम लोग तो अभी भी बॉस लैंग के कुत्ते होने के बारे में सोच रहे हो लेकिन दुर्भाग्य से अब तो उसकी आत्मा को भी नहीं पता होगा कि वो कहाँ चली गई है। और फिर तभी उसकी नजर एम्प्रेस के ऊपर पड़ती है जो कि खा पी कर सो चुकी होती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, डेट्स राइट, आत्मा से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जब तक ये बॉडी और ये पर्सन यहाँ पर है तो मेरा काम हो सकता है। और फिर नेक्स्ट टाइम में दिखाया देता है वो बॉस को लेकर ऑफिस में पहुंच जाता है और लोगों को ऊपर ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली ये सीढ़ी पहले इस्तेमाल किए जाने वाली सीढ़ियों से तो काफी अलग है लेकिन इनका काम तो सेम ही है। पीछे से वो उसकी चापलूसी करते हुए कहता है तुम तो सचमुच एक इम्प्रेस होने के लायक हो, वेल तुम जल्दी ही हमारी बॉस होगी। क्या तुमको बॉस लिन याद है जैसे कि वो लोग उसे बुलाते थे। वो कहती है ऑफ कोर्स मेरे को याद है। और फिर जैसे ही इनका फ्लोर आता है एक बंदा भगते भगते उसके पास आता है और कह रहा होता है जो तुम कितने बुरी हो, तुम क्लियरली जानते थे कि कोई था जो तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता कर
कर रहा था, लेकिन तुम पूरी रात साइलेंट रही। लेकिन चलो अच्छा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, जल्दी करो और उस ब्रेकफास्ट को एंजॉय करो जो कि मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। वो पूछती है आखिर ये पर्सन कौन है। वो कहता है ये घूस राव है, ये तुम्हारा प्राइवेट लवर है। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो यहाँ के लोकल जमींदार का बेवकूफ बेटा है। और वो उसके ऊपर चलाते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि जब तुम फ्यूचर में से मिलोगे तो तुम उसके साथ एक ही लिफ्ट को शेयर नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और साथ ही वो हाथ हिलाते हुए कहता है इस गरीब की ऐसी दुर्गंध मैं तो सच मुझे से बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन वो लोग उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़े आते हैं। लोग कह रहे होते हैं चलो ऑफिस में चलकर उस डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं कि तब यहाँ पर एक मोटा बंदा आता है भगते भगते और कह रहा होता है बॉस लेन फाइनली आप आ ही गई। और वो लोग को देखते से भड़क जाता है, कह रहा होता है अपन को इस लोग को काम से निकाल देना चाहिए। कल का प्रोजेक्ट एंड लाइन वो इसको बिल्कुल भी पूरा नहीं कर सका। वो ना सिर्फ इनकम्पेटिटिव है बल्कि उसने आपको बदनाम भी किया है। होलू उसको बताता है असल में यही वो पर्सन है जो कि आधी रात में मेरे को मैसेज कर रहा था। यह सुनते से वो उसके ऊपर भड़क जाती है और कह रही होती है सचमुच, लेकिन छाता मुझे पता है क्या तुम वही नहीं थे जो कि मेरी बुराई कर रहे थे। और वो कहते हैं आखिर मेरे जैसा एक तुच्छ कुत्ता आपके जैसे पावरफुल बॉस की बुराई करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। ऑब्वियसली लू ने आपके सामने सच को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करा होगा। और वो उसे बोलती है कल पूरी रात हम दोनों साथ में ही थे, तो क्या अब तुम्हें फिर कैसे झूठ बोलने की हिम्मत है। ये सुनते से वो काफी हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है कि लास्ट नाइट। और वो गुलाबी कोट वाला भी ये सुन लेता है और जो सुनते से वो दोनों काफी भड़क जाते हैं और लू भी अपना सर पकड़ लेते हैं और कह रहा होता है अरे यार तुम्हारे एक्सप्लोइटेशन ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। कि तभी उसके सामने विंडो ओपन होती है क्योंकि उसने यहाँ पर उन दोनों को चौंका दिया है, तो उसको यहाँ पर मार्शल आर्ट से रिलेटेड कोई सी स्किल मिल जाती है। और फिर इसके बाद अपन लोगों को नेक्स्ट सीन प्रेसिडेंट ऑफिस रूम का दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है यस मैंने पासवर्ड को लॉगिन कर लिया, मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसे कंप्यूटर के अंदर सारे एम्प्लॉय का डाटा स्टोर है और एक बार जो अपन के हाथ में वो लग जाएगा तो मेरे को उससे वो भी पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर रहती हो। वो बोलती है जो मैंने यहाँ पर सुना है उसके हिसाब से तो इस बॉडी की जो ऑनर थी वो बिल्कुल भी काइंड नहीं है, तो आखिर तुम मेरी मदद करने के लिए तो मुसीबतें क्यों उठा रहे हो। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो उसका इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आसान करेगा, पर वो उसके सामने यहाँ पर बोल देता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन हूँ जो हमेशा दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। और वो यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने काम की चीज़ें भी निकालने लगता है और कह रहा होता है ये देखना काफ़ी संतोषजनक होगा कि मोटे आदमी को वो मिल रहा है जिसका वो हकदार है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ देता हूँ तो कल रात टीवी पर जो लोग दिखे वो तुम्हें पकड़ लेंगे। ये किसी को मरने के लिए छोड़ देने से किसी भी तरह से अलग नहीं है। और उसके बाद सुनते सी एम्प्रेस को यहाँ पर लास्ट नाइट का टीवी शो याद आ जाता है, जो सुनने के बाद वो भी थोड़ी घबरा जाती है और वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मास्टर गू तुम्हारे लिए बिल्कुल टॉप क्वालिटी का फूड प्रिपेयर करता था। लो तुम भी कुछ ट्राई करके देखो। और वो देखती है कि वो जितने पीरियड होते हैं तो वो देखते से उसको कल रात का किस्सा याद आ जाता है कि वही उसने कुछ ज़्यादा स्पाइसी खा लिया था। तो वो उनको देखकर थोड़ा घबरा जाती है और कह रही होती है रेड का मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा। और वो डरते हुए पीछे हट जाती है और कह रही होती है नहीं नहीं मेरे को कुछ भी ट्राई नहीं करना है। और वो उससे कहता है कि इनमें से कोई भी स्पाइसी नहीं है, एक बार जब तुम ट्राई करोगे तो तुमको पता चल जाएगा। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो लोग ऑफिस से बाहर चलते हुए आते हैं और वो मोटा बंदर होते हुए कह रहा होता है बॉस लेना अब आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कर दिया है, मैं बूढ़ा हूँ और मेरी कमर इतना हैंडल नहीं कर पाएगी। हेलेन कहती है मैं तुम्हारे ऊपर पहले से दया कर रही हूँ, तुमको मौत की सजा ना देकर और तुम इसमें भी कंप्लेन कर रहे हो और तुम्हें 10 घंटों तक ये करना होगा। ये सुनते से वो रोना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर वो यंग मास्टर भी आ जाता है और वो उससे पूछ रहा होता है कि ऐसा किस तरह का क्रिटिकल वर्क है जिसमें तुम इस गाय को भी इन्वॉल्व कर रही हो, जरा देखो उसकी तरफ। और वो एकदम क्लमसी और पुअर है, उसके एटीट्यूड को तुम्हारे ऊपर इफेक्ट मत होने दो। ये सुनते से वो उसकी तरफ घूर के देखती है, वो थोड़ा घबरा जाता है और सोच रहा होता है पहले तो ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखती थी, ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन ही लग रही है। और वो चलते हुए सामने जाने लगती है। तभी हमसे कहने लगता है तुम्हारा शुक्र है यंग मास्टर गो उस टेस्टे खाने के लिए। ये सुनते से वो गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने भी खाया। तभी हमसे कहता है हम लोगों को एक प्राइवेट मैटर हैंडल करना है तो हमें जाना होगा, दूर रहो। वो कहता है कि प्राइवेट मैटर, आखिर ऐसा कौन सा प्राइवेट मैटर है तुम्हारा इसके साथ। और वो सोच रहा होता है लगता है कि इस तरह के बिहेवियर से स्ट्रोक सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, मेरे को नेक्स्ट टाइम कुछ और ट्राई करने की जरूरत है। वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है लो भाई बेहतर होगा कि तुम सबके परिणाम को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है उनका एक लग्जरी से हाउस का सीन जो कि मेंशन है और यहीं पर ये लेडी बॉस रहती है। लू कहता है मेरे बिना बताए ही तुमने फिंगरप्रिंट वाले लॉक को ओपन कर दिया, तुम तो वाकई में एक एम्प्रेस होने के लायक हो। वो कहती है अरे ये तो नेचुरल था और वो अंदर आ जाती है। और लू कह रहा होता है तो ये बोस्टन का हाउस है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है। चलो पहले मैं तुमको दिखाता हूँ कि घर की चीज़ों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और किचन में फायर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की ज़रूरत होती है और मैं इसे तुम्हें बाद में सिखाऊंगा। वो कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले कभी भी कुकिंग नहीं करी है। और फिर वो उसको बाथरूम दिखाता है और बता रहा होता है कि तुम यहाँ पर दोनों चीज़ें कर सकती हो, तुम नहा भी सकती हो और हक भी सकती हो। ये सुनते से वो काफ़ी अजीब सा महसूस करती है। वो कह रही होती है मेरे करंट बॉडी को ये सब करने की ज़रूरत तो है, नहाना तो है, लेकिन एक ही प्लेस पर नहाना
और रखना ये काफ़ी वाक़ई में अजीब है कि तभी वो एक बटन दबाता है और कह रहा होता है, अरे नहाने की जगह यहाँ पर है, थोड़ा सेपरेट है और ये पानी एडजस्ट भी हो सकता है, तुम्हें ठंडा चाहिए ठंडा ले लो, गर्म चाहिए गर्म ले लो। वो कहती है ग्रेट, तो मेरे को शावर लेना है। और फिर वो उसको भेज देती है कपड़े लेने के लिए, ये बोलते हुए कि इस बॉडी के ओनर के इस घर में कुछ तो कपड़े पड़े होंगे, तुम जाओ और लेकर आओ मेरे लिए। तो वो अलमारी के पास पहुंच जाता है और जैसे अलमारी खोलता है तो कपड़ों की कलेक्शन देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि प्राइवेट में वो सेलिन ऐसी चीज़ें भी पहनती होगी। और फिर साथ ही वो उनमें से कुछ कपड़े उठा लेता है और जाने लगता है। और फिर इसके बाद हमें एम्प्रेस का सीन दिखाया जाता है जो कि नहाने के लिए रेडी हो गई होती है, पर वो बोल रही होती है ये बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मेरे को डर है कि कहीं मुझे सर्दी ना हो जाए। कि तभी वहाँ पर लिन परेशान हो जाता है ये सोचकर, लेकिन आखिर में उसको सिखाऊंगा कैसे कि ये कपड़े पहनता कैसे हैं। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो कमरे के बाहर होता है, उसने एम्प्रेस को पहनने के लिए कपड़े दे दिए होते हैं और साथ में मोबाइल भी दे दिया होता है, फोटो लगा करके किस तरह से पहना है, स्टेपें होती हैं उसमें। वो बोलते हैं मैं समझ गया, मुझे तंग करना बंद करो, ये तो बस बनियान है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। हालांकि इसका डिज़ाइन थोड़ा ट्रबलसम है और वो पहनने में कामयाब हो जाती है। और फिर तभी उसकी नज़र पैंटी के ऊपर पड़ती है, वो कह रही होती है आखिर कपड़े का इतना सा टुकड़ा, क्या इसको वाकई में क्लॉथ बोला जा सकता है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो बैठा बैठा टीवी देख रहा होता है और वो भी कपड़े पहनकर आ जाती है। वो एम से कहता है परफेक्ट, तुम एकदम सही टाइम पर आई हो, काफ़ी अच्छी लग रही हो, यहाँ पर आओ, ये वर्ल्ड हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री है। वो कहती है क्या हिस्ट्री, और वो कहता है हाँ, इसमें सब कुछ है कि कैसे इंसानों की लाइफ इवॉल्व हुई, मेजर इंडस्ट्रीज और एनर्जी डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सुनते ही वो उसके करीब आकर बैठ जाती है और कह रही होती है तो फिर चलो देखते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वो खराटे मारकर सो चुकी होती है। लू कहता है तुम तो कह रही थी कि तुम्हें इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन तुम तो 15 मिनट तक की भी नहीं टिक पाई। और वो उसको यहाँ पर रजय उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अपना हाथ चलाना शुरू कर देती है और उस रजय को बीच में से फाड़ देती है, जो देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है मैं तो बदल तुम्हारे ऊपर डालकर तुम्हें कवर करने की कोशिश कर रहा था। और वो हैरान हो जाते हैं, वो कह रहा होता है क्या ये अभी भी सो रही है। और फिर साथ ही वो एक बार चेक करता है, वो एक पेपर को उसके पास ले जाता है, तो वो हाथ चलाते हुए उस पेपर को भी बीच में काट डालती है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है कि ये हमेशा से ही सोते समय भी अपनी सराउंडिंग से इतनी ज़्यादा अलर्ट रहती थी। और फिर वो सर कुछ आते हुए कहता है चलो जाने दो, अभी के लिए इसे दूर रहने ही बेटर है। चलो मैं उसे एशियन मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ, जो कि मुझे जस्ट अभी ही मिली थी। और यहाँ पर उसको जो मार्शल आर्ट मिला था वो हेवनली डाओफिस्ट होता है और वो यहाँ पर उसको सीखने के लिए कल्टीवेशन के स्टेट में बैठ जाता है। और फिर साथ ही वो पंच लाते हुए कहता है हेवनली डाओफिस्ट, ये नाम सुनने में तो काफ़ी अच्छा है। और फिर वो हाथ चलाते हुए उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ये काफ़ी अजीब है, मेरी बॉडी में कुछ महसूस हो रहा है। और फिर साथ ही वो अपना चेस्ट पकड़ लेता है और कह रहा होता है मेरी चेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट फील हो रही है और मेरा दिल भी बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है, कहीं मैं फट ना जाऊँ। कि तभी यहाँ पर एम्प्रेस उससे कहती है अगर तुमने ऐसे प्रैक्टिस करना कंटिन्यू रखा तो तुम मारे जाओगे। ये सुनते से वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या व्हाट। एम्प्रेस कहती है मैं नहीं जानती कि तुम क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन टेक्निक जितनी ज़्यादा बेटर होती है रिस्क भी उतनी ही ज़्यादा हो सकता है। तुम्हारे पास टैलेंट तो है, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तुम्हारी मांसपेशियों के ऊपर पड़ने वाली दबाव को तुम्हारे मेरेडियंस बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते हैं। सिंपली कहूँ तो तुम काफ़ी कमज़ोर हो और इसको करने से तुम और कमज़ोर हो सकते हो। ये सुनते से वो काफ़ी निराश हो जाते हैं और कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को ये चीज़ बताने के लिए, तुम तो वाकई में एक अच्छी पर्सन हो। और वो उससे पूछता है कि तुम वाकई में पहले सो गई थी। वो अंगड़ाई लेते हुए कहती है हाँ, काफ़ी टाइम बाद मैं अच्छे से सो पाई, अब मैं एकदम फुल एनर्जी में हूँ। और वो कहता है क्या तुम सचमुच सो गए थे, क्या ऑर्डिनरी लोग सोते समय बिल्कुल वैसे ही करते हैं। कि तभी फ़ोन की घंटी बजती है, वो फ़ोन उठाता है और कह रहा होता है मैनेजर सिंह आखिर क्या हो गया। वो उससे कहता है ब्रदर लो, क्या तुम उस प्राइवेट फाइल को दोबारा भेज सकते हो, वो क्लाइंट हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, अगर तुम बॉस का कोई काम कर रहे हो तो हम लोग इसे संभाल लेंगे। वो कहता है मैं तो इसके बारे में लोगों भूल ही गया था, चलो मैं आता हूँ। और वो तैयार होने लगता है और कह रहा होता है उससे तुम यहीं पर रहना, मैं काम पर डबल से वापस जा रहा हूँ, रात में थोड़ा लेट आऊँगा। वो बोलती है क्या उन्हें बोरिंग कामों से छुटकारा पाने के लिए तुम्हारा मेरे साथ होना काफ़ी नहीं है। वो कहता है बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं, मैं उन्हें सतह संभालने के बाद ही इसे संभालना सिखाऊंगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और वो वहां से चढ़ने लगता है, तभी एम्प्रेस उसको आवाज देते हुए कहती है जरा यहाँ पर आओ। वो कंफ्यूज होते हुए कहता है क्यों। वो बोलती है बस यहाँ तो आओ। और वो जैसे ही मुड़ के उसकी तरफ आने लगता है, एम्प्रेस उसके बेहद नजदीक आ जाती है और वो थोड़ा शर्माना शुरू कर देता है और कह रहा होता है ये अभी सही नहीं है, पर तभी वो उसके माथे पर मारती है। वो अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है आउच, क्या हो गया, क्या मैंने तुमको कुछ ऑफेंड कर दिया था। वो कहती है कुछ नहीं, अब तुम जा सकते हो। वो बोलता है क्या अब तुम मेरे को जाने के लिए बोल रही हो। वो कहती है बस बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, तुम्हें जाना है तो जाओ, अगर रहना है तो यहीं रुक जाओ। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो जा रहा होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ऑर्डर
कर दूंगा, बस दूसरों को डराना मत। एम्प्रेस सोच रही होती है मैं तो भूल ही गई, मेरे पास कोई भी ट्रू एनर्जी नहीं है, इसलिए मैं अपनी कॉन्शियसनेस को दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। और फिर इसके बाद हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है। लोग लड़ाई लेते हुए कह रहा होता है यस हो गया मेरा काम, कि तभी तगड़ा उसके पास आता है और कह रहा होता है ब्रदर लो, नहीं मेरा मतलब प्रेसिडेंट लो, आज रात तो तुमको हमको लेट नाइट स्नैक्स से ट्रीट देने चाहिए। वो कहता है आखिर क्यों, और वो उससे कहता है तुम ये नाटक करना बंद भी करो, तुम्हारे पास प्रेसिडेंट लेना आ चुकी है ना। लू से कहते हैं तुम लोग ओवर थिंक कर रहे हो चीज़ों को। और फिर वो यहाँ पर लोगों को बताता है कि प्रेसिडेंट लिन का कल असल में एक माइनर सा कार एक्सीडेंट हो गया था, उससे कोई इंजरी तो नहीं हुई लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थी और मैं वहीं पास से गुजर रहा था तो मैंने बस उसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी। वो लोग कहते हैं क्या वाकई में, वो बोलता है ऑफ कोर्स, नहीं तो मैं यहाँ पर अभी भी ओवर टाइम क्यों कर रहा होता। और छुप कर वो पिंक कोड वाला भी उनकी बातें सुन लेता है और वो सोच रहा होता है तो ये सब कुछ बस एक कॉन्सिडेंस था, मैं जानता था कि आखिर लेन ये जैसे लूजर को कैसे पसंद कर सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वुमेन के सामने शो ऑफ करने की, अब तुम्हें इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और फिर इसके बाद हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और एम्प्रेस वीडियो पर बैठी हुई रहती है अंधेरे में, कि तब यहाँ पर लेना जाता है, लाइट ऑन कर देता है और कह रहा होता है क्या हो गया, आगे तुम बत्ती बुझा के क्यों बैठी हुई थी और इस तरह से आवाजें क्यों कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि सामने कोई बुल्फ बैठा हुआ है। वो चिल्लाते हुए कहती है तुमने मुझे बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है, तो अब तुमको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। कि तभी वो उसके सामने टेबल पे कुछ खाने की चीज रख देता है और कह रहा होता है क्या हो गया पहले ये खा लो। तो दिखाया जाता है खाने की चीज देखकर वो भुक्कड़ों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ती है और उसे खा जाती है। और वो उससे पूछ रही होती है आखिर आज इसमें कोई चिल्ली का टेस्ट क्यों नहीं था, ये तो एकदम टेस्टलेस था। वो थोड़ा हंसते हुए कहता है आज के लिए लाइट ही खाना बेटर है और वो उसको डस्टबिन में फेंक देता है। अब वो उसको फोन दिखाते हुए कहती है मेरे को लगता है कि इस फोन को मेरे से कोई फ्रस्ट्रेशन है। और वो बताते हैं कि मैंने फूड ऑर्डर करने की कोशिश की थी लेकिन ये काम ही नहीं करा मेरे से, आगे तक क्यों हुआ। वो कहता है अच्छा तो तुम इसी वजह से नाराज हो। और फिर वो उसको बताने लगता है यहाँ तुमको इस तरह से अपना फेस स्कैन करना होगा। वो बोलती है क्या मेरा चेहरा, और मोबाइल को ऊपर नीचे करते हुए अपने फेस को स्कैन करने लगती है। और वो उसको बता रहा होता है कि ये एक तरीका है, तुम अपना चेहरा स्कैन कर पैसों को ट्रांसफर कर सकते हो उस स्टोर में, उस शॉप में जहाँ से तुम्हें खाना मंगवाना है। और फिर तभी यहाँ पर लू को कुछ पेपर्स रखे हुए नजर आ जाते हैं और वो उन पेपर्स को उठाकर देखता है तो उनमें कोई सी मेडिटेशन टेक्निक के बारे में लिखा होता है। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या लिन वाकई में इस तरह की चीजें भी पढ़ती थी। तभी एम्प्रेस कहती है वो असल में मैंने देखा है। और वो हैरानी से कहता है क्या तुमने देखा है। वो कहती है आगे इसके बारे में अजीब क्या है, मैं अभी भी पेन और पेपर का यूज कर सकती हूँ। और फिर साथ ही वो उसको उस मेडिटेशन ब्रीथिंग मिनट के बारे में बताना शुरू कर देती है और बोल रही होती है कि इससे तुम्हारी बॉडी को स्ट्रेंथन होने में हेल्प मिलेगी और साथ ही तुम्हारा माइंड भी काफी फोकस हो जाएगा। एक बार जब तुम्हारे मेरिडियन खुल जाएंगे तो तुम्हारे शरीर का आकार बदल जाएगा और फिर तुम शायद उस मार्शल आर्ट टेक्निक को संभालने में कामयाब हो जाओगे जिसकी तुम प्रैक्टिस कर रहे थे। लू सोच रहा होता है ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है जब एक लड़के ने मेरे को नोट्स दिए हैं। तभी एम्प्रेस आंख मारते हुए कहती है ऑफ कोर्स इसकी एक कंडीशन है, मैं अपने स्किल और एफर्ट्स को बेच सकती हूँ लेकिन मेरी बॉडी नहीं। और जबकि तुमने मेरे मेथड को एक्सेप्ट कर लिया है तो अब तुमको उसी के हिसाब से प्रैक्टिस भी करनी होगी। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम नेचुरल तौर पर टैलेंटेड हो या नहीं, या फिर तुम सिर्फ बस हार्ड वर्किंग हो, तुमको बस 3 हफ्तों के अंदर इसको मास्टर करना होगा। मैं कभी भी आलसी लोगों को अपने आसपास नहीं रहने देती। उसको इतना सीरियस देखकर वो काफी घबरा जाता है और सोच रहा होता है मोम मेरे को लगता है कि मैंने अभी एक डीमन देख लिया है। और वो उसे कह रहा होता है बाय द वे आमतौर पर तुम्हारे डिसाइपल्स को इसकी प्रैक्टिस करने में कितना ज्यादा टाइम लगता था। वो बोलती है लगभग 4 हफ्ते, और जबकि तुम थोड़े से टैलेंटेड हो तो एक हफ्ता कम करने से तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर लोन पेपर्स को पढ़ना शुरू कर देता है जो कुछ भी उसमें लिखा होता है और उस टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है जैसा कि उसमें लिखा होता है उसके हिसाब से। और एम्प्रेस यहाँ पर फिर से कुछ खाना शुरू कर देती है और कह रही होती है इसका टेस्ट तो काफी ज्यादा फ्रेश और स्वीट है। और वो उसे बोलती है तुमको पहले कुछ खा लेना चाहिए, इतना रश मत करो। कि तभी वो उसको साथ से भरते हुए देखती है उस ब्रेड टेक्निक के साथ। और वो कह रहा होता है मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि सडनली मेरी बॉडी काफी ज्यादा लाइटर हो गई है। और ये देखकर एम्प्रेस में काफी चौंक जाती है और बोल रही होती है तुमने तो बस कुछ ही सांसों में फर्स्ट चैप्टर को मास्टर कर लिया। उसकी बात सुनते से लिन हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या मैंने मास्टर भी कर लिया। एम्प्रेस कहती है अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी खींचने से प्रूफ हो जाता है कि तुमने बेसिक बॉडी रिफाइनिंग को मास्टर कर लिया है। एक डीप ब्रीथ लो और खुद ट्राई करके देख लो। तो फिर वो यहाँ पर एक गहरी सांस लेने की कोशिश करता है और एम्प्रेस देखती है आसपास की सारी एनर्जी उसके अंदर जाना शुरू हो जाती है। वो ये देखकर काफी चौंक जाती है। 18 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सही तो तुमसे अट्रैक्टेड हो रही है। आखिर तुम्हारे पास किस तरह का मॉइस्चर वाला टैलेंट है यार। और फिर तभी उसके पास सिस्टम की विंडो ओपन होती है कि तुमने एक और बार एम्प्रेस को चौंका दिया है और उसको यहाँ पर रिवॉर्ड के तौर पर इंस्टेंट
स्टेप नाम से कुछ रिसीव हो जाता है। ये देखने के बाद वो सोच रहा होता है सिस्टम फिर से ट्रिगर्ड हो गया और मेरे को एक और रिवॉर्ड मिल गया। लेकिन ये बात समझ में आती है, एक बार जब कोई पर्सन तुमसे चौंक जाता है तो फिर वो तुम्हारे प्रति अपनी एक्सपेक्टेशन को भी बढ़ा लेता है और फिर उसे दोबारा चौंकाना काफी ज्यादा मुश्किल भी हो जाता है। एक भेड़ से बस इतने ही उनको इकट्ठा किया जा सकता था। लगता है कि अब मुझे कुछ और भेड़ें ढूंढनी पड़ेंगी। एम्ब्रेस कहती है आखिर तुम किस बात पर हंस रहे हो, और वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस इस बारे में सोच रहा हूँ कि एक दिन मैं पेयरलेस मास्टर बन जाऊंगा। तो क्या अब एम्ब्रेस के पास कोई और इंस्ट्रक्शन है, अगर नहीं तो फिर मैं प्रैक्टिस पर वापस लौट जाऊँ। वो कहती है हाँ, और यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछता है क्या आखिर इस घर में कोई कॉक क्यों नहीं है और मैं अपना टेक आउट भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ। उसके बाद सुनते ही सिलन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फ्रिज के पास जाकर कॉक निकालने लगता है और कह रहा होता है अगर मैंने तुमको आधी रात में ये सिखा दिया कि सुपरमार्केट से ऑर्डर कैसे देते हैं तो मुझे डर है कि डिलीवरी गाय काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, उसे मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो उसे कोक ला कर दे देता है तो वो गट गट करके पी जाती है और कह रही होती है आप कुछ बेहतर महसूस हुआ ना। और एक और बात मैं तुमको याद दिलाना चाहती हूँ, मैं तुमको एडवाइस करूंगी कि तुम और भी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो। मैंने ऐसे काफी सारे प्रोडिजीज को देखा है जो कि अपने एरोगेंस के चलते अंधे हो जाते हैं और फिर फेल हो जाते हैं। तुमको हमेशा ये याद रखना होगा कि माउंटेन तुम्हारी काबिलियत से हमेशा काफी ज्यादा दूर रहता है। वो कहता है हाँ हाँ मैं आपके टीचिंग को फॉलो करूंगा, कि तभी उसे यहाँ पर टकार आ जाती है और फिर लगातार उसे हिचकियाँ चलना शुरू हो जाती है। वो खुद के ऊपर काबू नहीं रख पाती, वो पटाखे से अपना मुंह बंद कर लेती है और कह रही होती है ये बॉडी तो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, डैम इट। वो उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि इतनी जल्दी जल्दी और इतना ज्यादा मत पीना, अब से तुमको दिन में बस 2 बोतल ही पीना अलाउड है, वो भी मेरी चेकिंग में। और इसके अलावा बिस्तर पर जाने से पहले तुमको ब्रश भी करना होगा। वो बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा अनोइंग हो, जल्दी करो, क्या तुम यहाँ से नहीं जा रहे। और फिर किसी से हिचकिया जाती है और बोल रही होती है नहीं तो मैं, और फिर किसी से हिचकिया जाती है। वो कहता है मुझे ये कहना तो होगा, भले तुम इसके लिए मुझे मारे क्यों ना डालो, अगर तुमने इसे बहुत ज्यादा पिया तो तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी या फिर तुम्हारे दांत काफी ज्यादा सड़े आएंगे और फिर तुम और नहीं पी पाओगी। ये सुनते से वो हैरान हो जाती है और कह रही होती है क्या फिर मैं और नहीं पी पाऊंगी। वो कहता है हाँ, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। और वो वहां से चला जाता है उसके जाते से ही। और वो अपना सर पर करते हुए कहती है फाइनली अब मुझे कुछ शांति मिली। कि तभी वो चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हारे फोन के फर्स्ट पेज पर अपना नंबर सेव कर दिया है, मेरे को कॉन्टेक्ट करने के लिए बस उसे प्रेस कर देना। और वो ये सुनते से वो थोड़ी चौंक जाती है और कह रही होती है लोग मेरे क्रोध से डरते थे और सिर्फ वही बात कहते थे जो मैं सुनना चाहती थी। वो समय हो गया जब वाकई में किसी ने मेरी केयर करी थी। और फिर इसके बाद हमें लूका सिंह दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर पहुंच जाता है और कह रहा होता है कि इधर कहीं कांच लग गया। और फिर वो फटाक से सोफे पर लेट जाता है और कह रहा होता है जो भी हो, अब इतने लंबे डे के बाद मेरे को रिलैक्स करने का मौका मिल ही गया। और साथ ही वो शायद यहाँ पर कोई सा गेम खेलना शुरू कर देता है और कह रहा होता है गाइस देखते हैं कौन कौन ऑनलाइन है। और फिर वो देखता है कि काफी लोग शेड में होते हैं। वो उन लोगों से कहता है कि मेरे को भी ऐड कर लो, मैं भी खोलूंगा। कि तभी आगे से ऐसे जवाब आने लगते हैं अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं अब जा रहा हूँ। और दूसरा भी कहने लगता है कि अरे मेरे को कुछ काम है तो मेरे को जाना होगा। और तीसरा कह रहा होता है बड़ी पिछली बार हमने तुमको 13 स्टार तक पहुंचने में मदद करने के लिए है कि रात में 800 पॉइंट खो दिए थे, क्या तुमको इसके बारे में कोई आइडिया भी है। ये सुनते ही सीलू थोड़ा नाराज हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम ये सब कुछ क्या दिखावा कर रहे हो, बस कुछ पॉइंट खो देना तुम्हें चाकू की तरह चुभ रहा है। क्या हम अभी भी भाई नहीं है, और इसके अलावा अगर तुम मुझे कैरी नहीं कर सकते तो क्या इसमें तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं है। कि तभी यहाँ पर एक और बंदे का मैसेज आता है। वो कह रहा होता है वैसे ब्रदर लो क्या तुम जिजियांग में हो। और वो कहता है ओल्ड मैनिक मैंने तो तुम्हें काफी दिनों से ऑनलाइन ही नहीं देखा, मैं जिजियांग में ही हूँ, तुम्हारा क्या हाल है। और वो कहता है आजकल मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और मुझे कल जिजियांग में कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना चाहोगे। वो कहता है जरूर, मैं तुम्हें सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा बड़ी। वो कहता है बहुत बढ़िया, तो फिर डील रही, मैं कल पहुंचकर तुमसे कांटेक्ट करूंगा। वो भी कहता है ठीक है। और फिर चैट खत्म होने के बाद लू सोच रहा होता है अब जबकि मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 3 या 4 साल से उस ओल्ड मैनिक के साथ गेम खेल रहा हूँ, लेकिन पर्सनली तौर पर मैंने उसे कभी नहीं देखा। और जिस तरह का उसका सोशल अवतार है वो एक गैंग का लीडर भी हो सकता है, किसे पता। और फिर इसके बाद हमें कुछ लोगों का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी सर्विलेंस रूम में होते हैं। एक बंदा कहता है ये तो पुराना पड़ोस है और उसके एंटर करने के बाद हमारे सिबलिंग्स खत्म हो गए थे। अगला कहता है लेकिन मैंने ये कंफर्म करा है कि हमारा भाई जा चुका है और उसके शरीर का कोई भी निशान भी नहीं मिला था। तभी तीसरा कहता है चिंता मत करो, मैंने इस बच्चे से निपटने के लिए किसी का बंदोबस्त कर लिया है। और फिर नेक्स्ट समय दिखाया जाता है उस जगह पर इंतजार कर रहा होता है जहाँ पर वो अपने उस इंटरनेट वाले दोस्त से मिलने वाला है। वो मैसेज करके कह रहा होता है हे ओल्ड मैनिक मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, तुम यहाँ पर कब तक आओगे यार। और वो सोच रहा होता है उसने यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करके रखे होते हैं और वो सोच रहा होता है उसको डेफिनेटली मेरे द्वारा प्रिपेयर किए गए गिफ्ट जरूर पसंद आएंगे। कि तभी पीछे से वो ओल्ड मैनिक आ जाती है और वो असल में एक लड़की निकलती है जिन्हें उसको पहले पहचान नहीं पाता। वो कह रहा होता है मिस ये सीट ऑलरेडी बुक है, मैंने बारटेंडर को शराब को बेचने के लिए मजबूर करते हुए सुना था, लेकिन अब तो यहाँ पर वर्ल्ड शॉप भी है और इसे ऑपरेट करने का प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। वो उससे कहती है हंसते हुए ब्रतलू अरे ये मैं हूँ ओल्ड मैनिक,
क्या हुआ, क्या तुम मेरे को देखकर पहचान नहीं पाई? देखो मैं कोई गलत पर्सन नहीं हूँ। और वो उसको अपना मोबाइल भी दिखाती है। ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो कह रहा होता है, ओल्ड मैनिक, क्या तुम वाकई में वही ओल्ड मैनिक हो? लेकिन ओल्ड मैनिक, खेलते समय तो तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल अलग लगती थी। और वो बोलती है, लीजिंग ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उसने कहा था कि जब मैं अकेले होती हूँ तो मुझे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। इसलिए लिंग जी ने मेरी सेफ्टी के लिए मुझे एक आदमी होने के लिए टाटा करने को कहा था। अरे हाँ, लिंग जी मेरी बहन है और मैं हमेशा वही चैट में वही स्ट्रेंजर का इस्तेमाल करती हूँ। और एक बार तो मैं उसे भी चालू करना भूल गई थी और तुम लोगों ने उस बार ध्यान नहीं दिया था। लोग कहते हैं, हम सब ने तो ये सोचा था कि ये वो लड़की की आवाज़ थी जिसे तुम पिछली बार घर लेकर आई थी। वो उससे कहती है, अब तुम मुझे ओल्ड मैनिंग मत कहो, मुझे ये पसंद नहीं है जो लिंग जी ने मुझे दी थी ये वाली आईडी, मेरा मतलब। और तुम बस मेरे को जाओ टूकाओ। और अब मैं अब थोड़े टाइम के लिए जीजियांग में ही रहने वाली हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो बात करते हुए दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। लोग कह रहा होता है, तो तुम यहाँ पर अकेले आई हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? क्या होता अगर मैं कोई बुरा पर्सन होता? और वो बोलती है, ऐसे ही मेरी बहन भी ओवर थिंक कर रही थी। और वैसे मैं बचपन से ही ट्रेनिंग करते आ रही हूँ, तुम जैसे 4-5 लोग भी मिलकर मेरे क्लोज नहीं आ पाओगे। लू कहता है, हालांकि अजय भी आखिरकार भी गुड ब्रदर सडनली एक क्यूट गर्ल बन गया। ये सुनते ही वो हैरान हो जाती है और कह रही होती है, क्या तुमने मेरे को अभी क्यूट करा? और शर्माना शुरू कर देती है और जोर से हाथ फेरते हुए कहते हैं, अरे नहीं, मेरे को शर्म आ रही है, ये थोड़ा एम्बेरसिंग है, तुमने अचानक से ये बात बोल दी। और फिर तभी वो कहता है, जाओ, क्या तुमने कोई साउंड सुना? वो कहता है, नहीं मैंने तो कुछ नहीं सुना। कि तभी यहाँ पर जो रेलिंग थी वो टूट जाती है और जो लू रहता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। तो वो भगते हुए उसके पास जाने लगती है, कह रही होती है, ब्रदर लू जरा संभल कर। और वो सोच लगता है शायद इतना बुरा भी नहीं होने वाला। पर जैसे ही वो उससे टकराती है उसको काफी बड़ा धक्का लगता है, उसकी पसलियां तक टूट जाती हैं और उसके हाथ में ही बाहर निकल जाती है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो उसे कोने में बिठाती है और बोलती है, सॉरी ब्रदर लू, मेरे पास एक स्पेशल साइकिल है जिससे मेरे को कमाल की स्ट्रेंथ और मजबूत हड्डियां मिल जाती हैं और मैं बचपन से ही गलती से चीज़ों को तोड़ते हुए आ रही हूँ। और वो कहता है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन जाओ टू, मैं ये हैंडल कर सकता हूँ, तो चिंता मत करो। और वो सोच रहा होता है, ये अच्छी बात है कि मैंने उस मेडिटेशन रखने की प्रैक्टिस कर ली थी, अदरवाइज आज तो मेरी एक भी हड्डी नहीं बचती। कि तभी उसका फ़ोन बुब्बू होने लगता है। वो कहती है, वो लगता है कि मेरे पास न्यू ऑर्डर है। और वो अपना फ़ोन निकाल लेती है और बोलती है, फाइनली ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है। लू हैरानी से कहता है कि एक ऑर्डर। वो उसको दिखाती है और बताती है, ये जियाशिंग ऐप है, और क्या तुम इसके बारे में जानते हो ब्रदर लू? और वो कहता है कि जियाशिंग ऐप ये तो हाल ही में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है ना। अगर तुम इसके ऊपर कोई काम पोस्ट करते हो और उसके पीछे का रीज़न वैलिड होता है तो कल्टिवेटर्स और वॉरियर तुम्हारी वो टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। और लू ने जियाशिंग ऐप के बारे में एक शॉपकीपर से भी सुना था, उसने डिलीवरी में उस ऐप की मदद ली थी। और वो कहता है, काम पूरा करने के बाद ना सिर्फ तुमको रिवॉर्ड मिलता है बल्कि तुम हीरो पॉइंट को भी इकट्ठा कर सकते हो। ये सुनते ही वो बोलती है, रेड्स रेड, और इस दुनिया का ग्रेटेस्ट हीरो बनना यही मेरी इच्छा है। और फिर वो उसको उस काम के बारे में बताती है जो कि उसे अभी अभी मिला है। वो बोल रही होती है, एम्प्लॉयर ने कहा है कि किसी ने उसके लॉन्ग टाइम लवर को चुरा लिया है और वो चाहता है कि मैं उस आदमी को सबक सिखाऊं। लू ये सुनते ही कहता है, ऐसे कमीने तुम मरने के लायक है, हम जैसे प्योर लवर्स तो ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। कि तभी उसको फोटो दिखाते हुए कहती है, ब्रदर लो, इस फोटो में जो पर्सन है वो एग्जैक्टली आखिर तुम्हारे जैसे क्यों नजर आ रहा है? ये देखकर वो भी हैरान हो जाता है और फिर जियाओटू फटाक से उसके ऊपर हमला कर देती है। वो बार बार बसता है और दूर होते हुए कहता है, शांत हो जाओ जियाओटू, आगे तक कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं? और तुम हीरोज बिना किसी एविडेंस के मूव नहीं कर सकते। और वो कहती है, अब रिसर्च करने से गिव अप कर दो ब्रदर लू, ये मेरा फर्स्ट मिशन है एक हीरो बनने के करीब। अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे तुमको स्लैश करने दो, मैं कोशिश करूंगी कि मैं तुमको जान से न मार दूं। और वो फिर कहते उसके ऊपर अटैक करती है लेकिन वो फिर बच जाता है और कह रहा होता है, दूसरे लोग दोस्तों के लिए अपने जान को रिस्क में डालते हैं लेकिन तुम एक मिशन के लिए अपने दोस्त को मारना चाहती हो। जाओटू कहती है, तुमने फ्रिगे से डॉज कर लिया, आगे तुम बस मेरे हीरो पॉइंट क्यों नहीं बन जाते? और वो आगे बढ़ते हुए उसे फ्रिगे से पंच मारने की कोशिश करती है लेकिन इस बार भी वो डॉज कर जाता है। वो सोच रही होती है, इसने फ्रिगे से मेरा अटैक से डॉज कर लिया, क्या ये सब बस कोइंसिडेंस ही है? और वो सोच रहा होता है, डैमेट, और तो उसे डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और खासकर ऐसी हो तो और भी ज़्यादा बुरा। अब ऐसा है तो हमें बिल्कुल भी हॉट बैक नहीं कर सकता, मेरे को वो इस्तेमाल करना ही होगा। और फिर वो उसके सामने स्टैंड स्टेप को इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे चला जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है और सोच रही होती है कि आखिर वो कहाँ चला गया। कि तभी वो यहाँ पर पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है हेवनली ऑफ फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए और उसके चेहरे के करीब लाकर रोक देता है। और वो सोच रही होती है, ये फिश तो काफी डेंजरस है, यहाँ पर तो मैं भी मर सकती थी। तो कि ये जब से बेवकूफ होने का नाटक कर रहा था और वो बहुत ज्यादा चौंक चुकी होती है तो दिखाया जाता है सिस्टम ओपन होता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे शॉल सॉकिंग टेक्निक मिल जाती है। वो कहता है, ये तो एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड था।
और फिर यहाँ पे जाओ डूबे शांत हो जाती है और कह रही होती है ग्रैंडपा ने कहा था कि चाइना में हिडन टैलेंट है और स्पिरिचुअल एनर्जी के मास्टर भी तुमको हर जगह पर मिल जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो एकदम सही कहते थे, चाहे मैं कितने भी लंबे टाइम तक प्रैक्टिस कर लूँ लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। और लू कहता है जाओ ज्यादा परेशान मत हो, मैं भी बचपन से ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कामयाब होने के लिए मुझे अचानक हमले पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। और वो कहती है क्या तुम बचपन से प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन ब्रदर लो तुम्हारे मोमेंटम तो काफी अनफेमिलियर से लग रहे थे, मेरे को तो तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। और फिर साथ ही वो एक्साइटेड होते हुए कहती है चलो मेरे को चेक करने दो। वो घबरा जाते हो, कह रहा होता है तुम क्या चेक करना चाहती हो। वो उसके करीब आने लगती है और वो बोलती है मैं तुम्हारी बॉडी के निशान चेक करूंगी, अगर तुम बचपन से ही प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर कुछ निशान भी होने चाहिए। और वो उसकी शर्ट को ऊपर करने लगती है और कह रही होती है अब रिसर्च करना बंद भी करो ब्रदर लो और चुपचाप खड़े रहो। वो घबरा जाता है और कह रहा होता है ऐसा मत करो, चलो मैं तुमको बताता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बैठ कर उसकी बात सुनती है और हैरान हो जाती है और कह रही होती है क्या 3 महीने में सीखे तुम ये स्किल। और वो कहता है हालांकि ये स्किल और अपॉर्चुनिटीज थोड़ी स्पेशल है और असल में एक्चुअली उसने तो ये स्किल बस 3 दिन में ही मास्टर कर ली है, पर वो ये बात उसको यहाँ पर नहीं बताता, नहीं तो उसे विश्वास भी नहीं होगा। वो कहती है कोई नहीं मैं समझ सकती हूँ, मार्शल आर्ट कल्टीवेशन फैमिली का एक सीक्रेट होता है तो तुम निश्चित हो जाओ, मैं तुमसे इसके बारे में अब और नहीं पूछूंगी। लेकिन तुमने ये 3 महीने के अंदर ही अचीव कर लिया है, मुझे हैरानी है कि दादाजी तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे उन्हें कभी ना कभी तुमसे मिलवाना ही होगा। लू कहता है जाडू क्या तुम मुझे ये पता लगाने के लिए हेल्प कर सकती हो कि तुम्हें मुझे मारने का आदेश देने वाला कौन था। और वो हाथ उठाते हुए कहता है मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं भी प्योर लव का एक फैन हूँ और मैं कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। और वो कहती है मैं डायरेक्टली ये तो नहीं देख सकती कि कौन है इसके पीछे, लेकिन मैं एक मीटिंग सेटअप करने की कोशिश कर सकती हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी के अंदर से 2-3 लोग निकलते हैं और एक बंदा कह रहा होता है सिस्टर तुमने तो ये मिशन कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कर दी। जाओडो कहती है तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हो। और लू सोच रहा होता है ये लोग मैंने तो पहले कभी भी इन्हें नहीं देखा। और वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया सिस्टर, मैं डेफिनेटली तुमको 5 स्टार की रेटिंग दूंगा। लू कहता है बिग ब्रदर मेरे को तो नहीं लगता है कि अपन दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तुमसे जरूर कोई मिस्टेक हो रही होगी। और फिर पता नहीं वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करता है, कह रहा होता है क्या तुम मेरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे भूल चुके हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को लेकर उसके ऊपर गुस्सा निकालने की। और फिर वो यहाँ पर सिस्टर्स कहते हुए तो मुस्टंडो को बुला लेते हैं और उनके हाथ में कुछ तो होता है जो कि सेंसर कर दिया गया है और वो गुस्से के साथ कह रहे होते हैं आज हम तुमसे वो वापस ले लेंगे। दूसरी बोलती है थोड़ा दर्द होगा लेकिन तुम इसे सह लोगे। दूसरा कहता है क्या हैंडसम मैन है, आई लव इट, मैं तो इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। होलू सोच रहा होता है ये लोग तो मेरे को निशाना बना रहे हैं, या तो ये कोई शरारत है या फिर उनके साथ धोखा किया जा रहा है, किसने इन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया है। वो कहता है एकदम परफेक्ट टाइम है उस टेक्निक को यूज करने का और वो यहाँ पर शोल्ड स्ट्रोकिंग नाम की टेक्निक का यूज कर देते हैं उन लोगों के ऊपर और कह रहा होता है वापस जाओ और उन लोगों के साथ वही चीज करो जो तुम लोग मेरे साथ करना चाह रहे थे। तो उसकी बात सुनने के बाद वो लोग डबल से गाड़ी में जाने लगते हैं। जाओटो कहते हैं बदल लो क्या तुम वाकई में उन्हें बस इसे जाने दोगे। और वो कहता है कोई जल्दी नहीं है, मक्खी को थोड़ा उड़ने दो। और फिर दिखाया जाता है शाम हो जाती है, दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। जाओटो कहते हैं मैंने सोचा था कि आज हम और ज्यादा टाइम तक हैंग आउट कर पाएंगे, लेकिन अब मेरे पास कॉल आने शुरू हो गए हैं, अगर मैं घर नहीं गई तो लेशन यहाँ पर आ जाएगी और मेरे पीछे पड़ जाएगी। और लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, और क्या तुमने ये बात नहीं कही थी कि तुम खुद थोड़े टाइम के लिए जियांग में रहने वाली हो, अगली बार अब लोग लाओजो और बाकी लोगों के साथ में मिलेंगे। वो कहते हैं ठीक है अब मैं जा रही हूँ बदलू, लीजिए मैं वापस आ रही हूँ, तुम्हें आने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बेंच चलाते हुए कहती है तुम्हारी गलती है, मैं भी लगभग एक ट्रक से टकरा गई थी। जाओ टू कहती है आखिर एक ट्रक से तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम ठीक हो लीजिंग, तुम तो सचमुच मुझे पागल कर दोगे। और लू सोच रहा होता है मुझे हैरानी है कि जब लाओजो को ओल्ड मैन के असली पेशेंट के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेगा, उसका कैसा रिएक्शन होगा। कि तभी उसके पास फोन आता है, वो फोन देखते हुए कहता है लगता है कि उसने कॉल लगाना सीख लिया। वो फोन उठाता है और कह रहा होता है कि आप आगे में ये तुम ही हो या फिर किसी ने तुमको किडनैप कर लिया है और वो फोन लगा रहा है। वो आगे से कहती है तुमको क्या लगता है कि ये सीखने में लिए इतना हार्ड होगा, ये तो बस एक कम्युनिकेशन आर्टिफैक्ट है। और वो आगे से हंसते हुए कहता है ऑफ कोर्स नॉट। वो बोलती है मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, कुछ कपड़े खरीदने में मेरी हेल्प करो। ये सुनते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो लोग गाड़ी से निकलते हैं। मेरी बॉस की वजह से तुमको जो भी परेशानी हो ये उसका कंपेंसेशन है और साथ में ये सिगरेट का डब्बा भी। और फिर साथ ही वो एम्प्रेस से कहता है अगर तुमने ये जानते कि टैक्सी कैसे बुलाए जाते तो किसी कार के बोनेट के ऊपर इतना बड़ा जूते का निशान छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने टैक्सी कैसे रोकी कार के ऊपर लात मारते हुए। और एम्प्रेस उससे बोलती है तुमने तो कहा था कि कार रोको, तो मैंने तो बस बिल्कुल वैसे ही करा जैसा कि तुमने कहा था। और वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है चलो जो भी हो, और वैसा अचानक से तुम्हें कपड़े क्यों खरीदने हैं, क्या अलमारी में और कपड़े नहीं पड़े। एम्प्रेस कहती है कि तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं हमेशा किसी और के कपड़े पहनते रहूंगी। कि तभी यहाँ पर सेलर आ जाती है और कह रही होती है सर क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े खरीदने के लिए आए हो, हमारे पास एक न्यू बैच आया है हाई क्वालिटी वाले कपड़ों का और वो आपकी गर्लफ्रेंड के लिए एकदम
परफेक्ट होगा। उसके बाद सुनने के बाद वो सोच रहा होता है ये सेल पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसने मैन के साथ बात करने से स्टार्ट करा सेल के इस तरह के डेटिंग में फंस कर हाई प्राइस वाले कपड़ों से रिफ्यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये थोड़ा एम्बेरेस भी फील देता है। और फिर वो उसे कहता है यहाँ पर ये है जो कपड़े खरीदेगी, मैं तो बस बैग उठाने वाला हूँ। ये सुनते से टकरा बंदा कहता है तो ये बंदा तो बस बैग उठाने वाला है, और दूसरा कह रहा होता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। मैं सोच ही रहा था कि आखिर उसके जैसा दिखने वाला एक गरीब उसके पास उस तरह की गर्लफ्रेंड कैसे ही हो सकती है। और फिर वो यहाँ पर उसको कपड़े दिखाना स्टार्ट कर देती है और फिर वो उसको एक और ड्रेस दिखाती है और उसके बारे में बताना शुरू कर देती है उसके स्टाइल के बारे में और ये आपके ऊपर कैसे लगेगी। वो उसकी बातें सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो रही होती है। वो बोल रही होती है आखिर ये किस बारे में बात कर रही है, विंड और स्टाइल ये क्या है। हुलू उसको बताता है वो तो बस अलग अलग स्टाइल के बारे में बात कर रही है। कुछ कपड़े फॉर्मल अपॉर्चुनिटी के लिए सुटेबल होते हैं जबकि बाकी घर पर पहनने के लिए सुटेबल होते हैं। वो कहती है अच्छा ऐसा क्या, और वो उसे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई स्पीड आउटफिट है। ये सुनते से वो सेल्स पर्सन एकदम हैरान हो जाती है और कह रही होती है मैम आखिर आप किस बारे में बात कर रही हो। एम्प्रेस कहती है क्या नहीं है, और वो लू से कह रही होती है मैंने इसके बारे में एक वेबसाइट पर देखा था तुम्हारी, क्या ये रियल है। यह सुनते से वो अपना सर पकड़ लेता है और सोच रहा होता है मुझे तो बस उसके लिए एक अकाउंट रजिस्टर कर देना चाहिए था, आखिर वो मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्यों देख रही थी। और फिर वो यहाँ पर आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश करता है, कह रहा होता है वो कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रही है। वो हाल ही में क्लासिकल हीरोइन की तरफ आकर्षित हुई है और कुछ ऐसी चीज आती है जो दमदार लगे, और वो खुद ही से कह रहा होता है लो भैया कि तुम्हें क्या बकवास पक रहे हो। तभी एम्प्रेस कहती है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो क्या मैं ट्राई करके देख सकती हूँ। ये सुनते से पीछे वाले आदमी लोग चौंक जाते हैं। उनमें से कह रहा होता है क्या वो आदमी बस बैग उठाने वाला ही है, और दूसरा कहता है आखिर वो कर क्या रही है, क्या हम भी नाटक का हिस्सा है। और लू कहता है वो बस एक डिनर पार्टी अटेंड करने के लिए जा रही है, क्या तुम उसको कुछ ऐसे दिखा सकती हो जो कि उसके ऊपर ज्यादा सूट करे। वो कहती है ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। और फिर दिखाया जाता है एम्प्रेस चेंजिंग रूम में होती है और अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। और फिर जैसे ही वो चेंज करके बाहर आती है वो सेल पर्सन कहती है वाह तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। उसने वैसी ड्रेस पहन ली होती है जो कि आप लोग ज़्यादातर चाइनीज मानवा में देखते ही हैं, और वो बोल रही होती है ये आउटफिट उसी की तरह ही सिमिलर है जो कि मैं पहले पहना करती थी ज़्यादातर। और वो आगे बढ़ते हुए कहती है ये हमारा लेटेस्ट विंटेज स्टाइल कनेक्शन है। जब तुमने मेंशन करा था कुछ मोर क्लासिक के लिए तो मैं थोड़ी चिंता में थी कि ये थोड़ा ज़्यादा फ्लैशी हो जाएगा, लेकिन ये तो आपके ऊपर बिल्कुल परफेक्टली सूट कर रहा है। और फिर वो खुद को आईने में देखती है और कह रही होती है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है मैं इसे बाय करूंगी। और फिर साथ ही वो लू की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हारे पास इसके साइज से कपड़े हैं, इसको भी एक जोड़ी दे दो। ये सुनते से लू हैरान हो जाता है, वो कह रहा होता है क्या मैं। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लू कोट पैंट पहनकर चलते हुए बाहर आता है। वो कह रही होती है तुम इसमें काफी अच्छे लग रहे हो, चलो अब चलकर बिल सेटल करते हैं। उल्लू पूछता है आखिर तुमने इन सब में अब मेरे को क्यों इंक्लूड कर दिया। वो बताती है लिन फैमिली से लिन मिकाओ के दादाजी ने मुझे एक मैसेज भेजा था जिसमें मुझे कुछ ही दिनों के अंदर फैमिली बैंड के क्यूट में शामिल होने के लिए कहा गया है। और फिर वो उसको फोन दिखाते हुए कहती है कि मैं इससे पे करूंगी, और साथ ही उसको बता रही होती है। तो मैंने सोचा कि यह काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस दुनिया के बारे में और ज्यादा जानने की, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं भी तुमको अपने साथ लेकर जाऊंगी। उल्लू कहता है मेरिट के बिना कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता, मैं हैप्पीली इसको स्वीकार करता हूँ। और फिर तभी वो सेल पर्सन कहती है मैम लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बैलेंस कम बता रहा होता है, पेमेंट ही नहीं हो रही होती। और लू कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लिन मिकाओ के अकाउंट में तो काफी से भी ज्यादा होना चाहिए था। और फिर साथ ही वो आगे बढ़ते हुए कहता है चलो ठीक है मैं इसका पेमेंट करूंगा। और वो सोच रहा होता है आज का दिन वाकई में इतनी खुश के लायक था, भले ही इसे मेरे को 2 महीने एकदम टाइट बजट में रहना पड़े, पर ठीक है। पर तभी वो उसको बिल बताती है ठीक है सर आपका टोटल हुआ 38,888, और क्या आप कुछ लॉयल्टी पॉइंट अर्न करना चाहोगे। उसकी मुझे खून निकल जाता है ये सुनते से, और वो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है ये लोग ड्रिंक पी रहे होते हैं, और जो एम्प्रेस है उसको वो ड्रिंक पसंद नहीं आती। वो कह रही होती है स्वीट तो है लेकिन इसमें वो डेप्थ नहीं है, ये कोक जितनी अच्छी नहीं है। उल्लू कहता है मैंने लिन में अकाउंट की ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को चेक करा है, एक पब्लिक अकाउंट में काफी ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। अब लोग इसके बारे में मैनेजर चेंग से बाद में बात करेंगे। एम्प्रेस कहती है पैसों के मामले सही में बहुत ज्यादा परेशान करने वाले होते हैं, मैं तो इनसे निपट ही नहीं सकती। उल्लू कहता है हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो रियल मनी है, क्या तुम वाकई में इसको लेकर चिंतित नहीं हो। एम्प्रेस कहती है तुम इसको संभाल लो, अब से मेरा पैसा तुम्हारा पैसा है। उल्लू कहता है तो फिर मेरे पैसों के बारे में क्या। एम्प्रेस कहती है ऑफ कोर्स वो तुम्हारे पैसे ही रहेंगे। यह सुनते ही वो ख्याली दुनिया में पहुंच जाता है। तभी एम्प्रेस कहती है लेकिन याद रखना तुम्हें हमेशा मेरा होकर रहना होगा और तुम इसे बच नहीं सकते। उसके बाद सुनते से वो थोड़ा शर्मा जाता है और कह रहा होता है लेकिन इस मैटर को अपन को वेरीफाई करने की जरूरत है।
तभी एम्प्रेस कहती है वो लोग गायब हो गए। जितना मैंने सोचा था वो लोग तो उससे भी ज्यादा शार्प निकले हैं। और लू कहता है क्या कोई हमारे ऊपर नजर रख रहा था। मुझे भी एक हल्के से प्रेजेंट का एहसास हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, तो मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। एम्प्रेस कहती है कम से कम तुम्हें पास अच्छे स्ट्रेंथ तो है और मैं काफी थक गई हूँ, तो बाकी सब तुम संभाल लेना। और फिर हमें एक टकले को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है हम कामयाब होने ही वाले थे, आखिर आपने प्लान को कैंसिल क्यों कर दिया। वो फोन वाला बंदा कहता है उस बच्चे को इसलिए ठिकाने लगाना था क्योंकि उसने लिन मैकाओ के वो कार एक्सीडेंट देखी थी, लेकिन अब जबकि लिन मैकाओ मरी ही नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा ड्रामा क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो टकला कहता है तो क्या हो गया, हमने पहले ही अपने 3 भाइयों को खो दिया है। फोन वाला बंदा कहता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन इस मामले से अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। टकला कहता है अब उस कमीने को तो कोई परवाह ही नहीं है, अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है इस अकाउंट को अपन को जल्दी ही या बाद में सेटल तो करना ही होगा। और फिर इसके बाद हमें लिनका सीन दिखाया जाता है जो कि उस सफेद मोटे से सारी पूछताछ कर रहा होता है कि पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो वो यहाँ पर कई सारे पेपर उठा लाता है और बता रहा होता है कि ये सारे पैसे इन गुड्स को खरीदने के लिए गए हैं, और जब एक बार पैसे वापस आ गए तो हम लोगों ने वो उसको रीपे कर दिया था। ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, और नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए सप्लायर को सिग्नेचर की भी जरूरत है। ब्रदर लू क्या आप करोगे। वो सोच रहा होता है डायमंड में नंबर्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और फिर तभी उसे एम्प्रेस की बात याद आ जाती है, आपसे मेरे पैसे तुम्हारे पैसे। वो सोच रहा होता है बस हिम्मत रखो और ये कर दो और फिर तुम 10 साल के स्ट्रगल से बच जाओगे। वो उसे कह देता है इसे मुझे दे दो, और वो कहता है ठीक है। वो सारे पेपर्स उसको दे देता है और साथ ही और भी पेपर ले आता है, और फिर उसके डेस्क पे काफी सारे पेपर्स आ जाते हैं। और वो कह रहा होता है सब कुछ यहाँ पर है और तुमको नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन भी करना है। लू चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने सारे ईयर के कॉन्ट्रैक्ट सभी के लिए बचा कर रखे थे। और वो कहता है इतने काफी है ब्रदर लू, अगर तुम ये अकेले खत्म नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। लू सोचता है कौन जानता है कि वो क्या करने का प्लान बना रहा हो, उससे बेहतर है कि मैं खुद के ऊपर भरोसा करूँ। और वो कह देता है उसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे बस इसका कंपैरिजन परचेस ऑर्डर से करना है ना। वो कहता है यस एग्जैक्टली, ठीक है ब्रदर लू, अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो पिंक कोड वाला कह रहा होता है तो लू भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, और साथ ही वो तुमको कॉन्ट्रैक्ट भी हैंडल नहीं करने दे रहा है। वो कहता है हाँ वो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं कर रहा है। और फिर साथ ही वो दोनों जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कह रहे होते हैं क्या ये परफेक्ट नहीं है। पिंक कोड वाला हंसते हुए कहता है वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। और वो मोटा कह रहा होता है अगर उन्होंने मुझे ये करने के लिए दिया होता तो किसी भी गलती के लिए मैं जिम्मेदार होता, लेकिन अब जो कि वो सारा खुद ही कर रहा है इसलिए उसके पास ब्लेम करने के लिए और कोई नहीं होगा। और वो यहाँ पर बताता है कि असल में उसने उस सप्लाई के लिस्ट में कुछ गड़बड़ करके रखी हुई है जो कि लू के पास है। और वो कह रहा होता है गलत सप्लाई लिस्ट से तुम सही रिजल्ट कैसे हासिल कर सकते हो, और इसको चेक करने में तुम्हें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यह मास्टर कहता है तुमने उसी की स्ट्रेटेजी को उसके खिलाफ ही मोड़ दिया है, काफ़ी अच्छा काम करा। और वो बोलता है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यह मास्टर को कंपनी के फाइनेंशियल सिचुएशन पहले से ही खराब है और एम्प्लॉय भी इसके बारे में शिकायत कर रहे थे। अगर ऐसे में वो किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ कर देता है तो इसका सारा असर कंपनी पर पड़ेगा। भले ही बॉस लिन उससे बचाने की कोशिश करे, लेकिन तुम्हारे शेयर्स के साथ तुम विरोध कर सकते हो इस बात का, तो फिर वो यहाँ पर कैसे रह पाएगा। वो बंदा कहता है ऑल चेक तुम तो वाकई में इसमें काफ़ी अच्छे हो। और वो सोच रहा होता है एक बार जब मैं पॉन साइट पर तुम्हारी वो वीडियो डाल दूंगा लो भाई फिर तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगे। कि तब यहाँ पर एक बंदी आती है और कह रही होती है यंग मास्टर को कुछ लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो सोच रहा होता है तो लगता है कि वो लोग रिपोर्ट करने के लिए आ चुके हैं, और ये वही बॉडी बिल्डर लोग होते हैं जो कि गू के पास गए थे, लेकिन गू ने इनको मैनिपुलेट कर दिया और बोला कि जो तुम्हारा बॉस है उसके साथ जाके वो सब करो। तो ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब वो लड़की कह रही होती है यंग मास्टर को अगर ये कोई ट्रबल है तो क्या मेरे को पुलिस को कॉल करना चाहिए। वो कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन लोगों को जानता हूँ। वो कहती है फिर ठीक है यंग मास्टर। और वो उस लड़के से कहता है चाहे जो भी हो जाए किसी को भी इसके बारे में मत बताना और मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए भी बिल्कुल भी मत आना। और वो सोच रहा होता है मैं नहीं चाहता कि लिन जियाओ को ये पता चले कि मैं भी इन सब में इन्वॉल्व हूँ। उसके बाद सुनने के बाद वो लड़की ओके का सिग्नल देती है और कह रही होती है ठीक है मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। और वो उन लोगों को लेकर कोने में जाने लगता है और कह रहा होता है चलो वहाँ पर चलकर बात करते हैं। और वो लड़की सोच रही होती है आखिर यंग मास्टर के ये किस तरह के दोस्त हैं और अब आखिर ये लोग करने क्या वाले हैं। वो सीढ़ियों साइड गए होते हैं और फिर तभी उसे अंदर से आवाज़ आती है आगे तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, वो रिपोर्ट कहाँ पर है जिसके बारे में मैंने तुमसे बोला था। और फिर साथ ही उसे यंग मास्टर के चिल्लाने की आवाज़ आती है नहीं ऐसा मत करो ये तो फिर भी नहीं आएगा यार, रुक जाओ तुम लोग ये कर क्या रहे हो। ये सुनते से उसे लगता है कि यंग मास्टर खतरे में है। वो भगते भगते दरवाजे के पास जाती है पर रुक जाती है और कह रही होती है नहीं नहीं उन्होंने कहा था कि उनको डिस्टर्ब मत करना। फिर तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जिसको सुनने के बाद वो बहुत ही हैरान हो जाती है और सोच रही होती है हम इन लोगों के शौक की तो इमेजिनेशन भी नहीं की रह सकती, पता नहीं ये लोग किन किन चीज़ों से खेलते हैं।
और फिर इसके बाद रात हो जाती है। ओलिन अभी भी काम करने में लगा हुआ रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका होता है। कह रहा होता है ओवरऑल कोटेशन पहले से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं चाहे एक एक इन टाइम को क्यों ना देख लूँ, लेकिन मुझे कोई इशू ही नज़र नहीं आ रहा है। आखिर एग्जैक्टली इशू है कहाँ पर? अगर इससे काम नहीं बनेगा तो मैं दोबारा से चेक करूंगा कि तब भी यहाँ पर उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। वो फ़ोन उठाता है तो मैं प्रेस चलाते हुए कहती है कि तुमने टाइम देखा है कितना हो चुका है? भले तुम्हें ना खाना हो, लेकिन मुझे तो खाने की जरूरत पड़ती है ना। और वो कहता है तुम इसके वजह बाहर से कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर लेती? मुझे अभी भी यहाँ पर थोड़ा काम करना होगा, इसलिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। वो चलाते हुए कहते हैं आखिर में किस बात के लिए रुको? हाँ तुम जल्दी से नीचे आओ 1 मिनट के अंदर। वो कहता है ठीक है समझ गया। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट में रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत जने बैठ के खाना खा रहे होते हैं। एम्प्रेस वो डिश ट्राई करती है और कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, इसका फ्लेवर भी इतना बुरा नहीं है। वो उससे कहता है यहाँ के पॉर्क नूडल्स भी काफी ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हें ऐसे भी ट्राई करना चाहिए। वो कहती है ये दिखने में काफी अजीब है, नो थैंक्स। लू कहता है अगर तुम्हें बाहर आकर खाना खाने की क्या जरूरत थी? क्या तुमने ऑर्डर वाले टेक्निक में महारत हासिल नहीं कर ली है, या फिर तुम जानबूझकर मेरे साथ खाना खाने का इंतजार तो नहीं कर रही थी? और तुम तो स्पेशलिटी कंपनी के नीचे खड़ी हुई थी, वहीं पर आ गई थी। ये सुनते ही वो खांसना शुरू कर देती है और साथ ही उससे कहती है आगे तुम्हें क्या बकवास बक रहे हो? मैं तो बस टेकआउट के ऑप्शंस के नंबर्स देख कर ही बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि तुमको डिसीजन लेने देना आसान होगा। वो कहता है अच्छा। एम्प्रेस कहती है तो बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? वो कहता है मुझे लगता है कि कुछ तो अजीब है और कुछ नंबर से पिछले रिकॉर्ड्स के साथ मेल ही नहीं खा रहे हैं, लेकिन कई बार देखने के बाद भी मैं ये पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि आखिर गड़बड़ क्या है। एम्प्रेस कहती है शायद तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो। वो कहता है नॉट रियली, लेकिन मैं मैनेजर शेंग को जानता हूँ, वो डेफिनेटली एक अच्छा आदमी तो नहीं है। चलो पहले खाना खा लेते हैं। और इन नूडल्स की स्मेल तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर तुम श्योर हो कि तुम इन्हें ट्राई नहीं करना चाहते? कि तब यहाँ पर एक कस्टमर खाने में शिकायत करना शुरू कर देता है और खाने के अंदर कुछ डला होता है लार्ज इंटेस्टाइन करके, तो उसी के बारे में शिकायत कर रहा होता है। सब लोग देखो ये शायद इसका ओरिजिनल फ्लेवर है, पर आखिर आप लोग इसे कैसे खा सकते हैं? तो उसके बाद उसने एक बार लोग घबरा जाता है और कह रहा होता है मैंने तो लगभग ये खत्म कर ही चुका था और अब तुम मुझे ये बात बता रहे हो? एम्ब्रेस कहती है स्टफिंग आखिर इसका क्या मतलब होता है? लोग उससे कहता है ये बेटर होगा कि तुम इसके बारे में ना जानो। तभी शॉप का ओनर उसके पास से जाते हैं और कह रहा होता है कि तुम किस बारे में इतना चिल्ला रहे हो? वो कहता है अरे बॉस क्या तुम इस तरह के लार्ज इंस्टेंट टाइम्स बेचते हो? आखिर तुम इतने सेल्फ राइटियस कैसे हो सकते हो? वो कहता है आखिर मैं राइटियस क्यों ना हूँ, तुम यहाँ पर हमारी दुकान के बारे में बुराई कर रहे हो। और वो कहता है मेरे पास एविडेंस है, जरा देखो यहाँ पर। और लो भी उस तरफ देख रहा होता है। एम्प्रेस कहती है क्या हो गया? वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, वो अपने पैसे वापस मांग रहे होते हैं, नहीं तो वो कंज्यूमर एसोसिएशन में शिकायत कर देगा। लेकिन शॉपकीपर कहता है जाओ और कर दो रिपोर्ट। और कह रहा होता है तुम्हारी प्लेट में जो खाना है वो तो मेरी शॉप से तक नहीं है। कि तभी पीछे से लू आ जाता है और कह रहा होता है बॉस क्या वो जो कह रहा है वो सच है? मैंने भी लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन को ऑर्डर करा था। और साथ ही वो उसको पकड़ कर उठा लेता है। कह रहा होता है अगर ये सच हो और अगर वो मैंने अभी खाया है तो मुझे अभी इसी वक्त डबल कॉम्पनसेशन चाहिए। शॉपकीपर कहता है ब्रदर भाई यार तुम निश्चित हो जाओ, हमारे शॉप पर ये चीजें नहीं होती, ये एकदम इम्पॉसिबल है। लू कहता है क्यों? आखिर तुम इतने ज्यादा श्योर कैसे हो? तो वो उसको और ऊपर उठाने लगता है। तो वो कहता है ठीक है मैं तुमको बताता हूँ, हमारा लार्ज इंस्टेंटाइन्स असल में इंटेस्टाइन से बना ही नहीं होता और वो तो हम बीन कार्ड से बनाते हैं, ये एकदम वेजिटेरियन है। तो आखिर इसमें स्टीफिंग कैसे हो सकती है? और जैसे ये बात दूसरे लोग भी सुन लेते हैं वो चलाना शुरू कर देते हैं अरे ये तो अपन को नकली सामान बेच रहा था, और अपना पैसा वापस मांगने लगते हैं, उससे रिफंड की मांग करना शुरू कर देते हैं। और लू अपनी जगह पर जाकर वापस बैठ जाते हैं और कह रहा होता है तो यहाँ पर एक फेक सेलर का सामना रियल स्कैमर के साथ हो गया है। एम्ब्रेस कहती है इस तरह का बिहेवियर तो मेरे टाइम में भी डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता, मैं तो उसको डिवाइन पनिशमेंट दे चुकी होती। जो भी हो, लेकिन जो उसका वो टोन था वो काफी अच्छा था, इसलिए चलो इस बार उसे माफ कर देती हूँ। पर तब यहाँ पर इनके दिमाग की बत्ती जल जाती है। इस स्टूडेंट से उसको ये सच में आ जाता है कि उस मोटू ने इसके साथ कौन सी ट्रिक खेली है। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है लू अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा होता है। तभी मोटू उसके पास आता है और कह रहा होता है ब्रदर लू क्या तुमने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने का काम फिनिश कर लिया? और वो कहता है हाँ मैंने उन्हें साइन भी कर दिया और सप्लायर्स को भी भेज दिया है। क्या क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? और वो अपना सर पकड़ लेता है और कह रहा होता है हो नो ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मुझे जस्ट अभी याद आया ब्रदर लू ये सारी मेरी गलती है। मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ कि सप्लायर के फॉर्म में कुछ एरर्स थे, उसमें पुराने प्राइस लिखे हुए थे, और अगर तुमने उन फॉर्म्स के ऊपर साइन करके उन्हें भेज दिया है तो इससे अब अपन लोगों को बिलियंस का लॉस हो जाएगा। और ये बात वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है तो आजू बाजू के लोग भी सुन लेते हैं। और यंग मास्टर भी चिल्लाते हुए कहता है लू भैया आखिर सब क्या हो रहा है? कि तभी उसके कमरे में झटका लगता है, वो खुद को संभालना शुरू कर देता है और मोटू कह रहा होता है यंग मास्टर को क्या आप ठीक हो? लू कहता है मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम लोग क्या करोगे।
करोगे। यंग मास्टर कह रहा होता है कंपनी का कैश फ्लो की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा टाइट थी और हमने अभी तक एम्प्लॉयज़ को बोनस भी नहीं दे पाया था और अब ये मुद्दा सामने आ गया है। तो ये सुनते से वो एम्प्लॉयज़ घबराना शुरू कर देते हैं, अरे नहीं हमारा बोनस चला गया लगता है। यंग मास्टर कह रहा होता है लल्लू भाई प्रेसिडेंट लिन कह रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर मैं अभी इसी वक्त तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगता हूँ, सब लोगों को अपनी एक्सप्लेनेशन दो, आखिर ये सब क्या है। लल्लू कहता है मैंने सप्लायर्स को जो भी कॉन्ट्रैक्ट भेजा है उस पर प्राइसिंग एकदम सही है, इसलिए कोई भी इशू नहीं होगा। ये बात सुनते ही वो हैरान हो जाता है। यू बोल रहा होता है मैंने ऑलरेडी सब कुछ ईमेल पे कॉपी कर लिया है, चाहो तो तुम लोग खुद चेक कर सकते हो। और वो उनको देता है, मोटा देखता है और कह रहा होता है नंबर्स तो वाकई में एकदम करेक्ट हैं। हल्लू कहता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से लगभग हम सभी को यहाँ पर अपना बोनस गंवाना पड़ता। मैनेजर चैंग क्या तुमको नहीं लगता कि तुमको यहाँ पर एक एक्सप्लॉइटेशन देने की जरूरत है। और वो कहता है मैं वाकई में बहुत ही रियली सॉरी हूँ ब्रदर लू, हमें काम में इतना ज्यादा बीती था कि मुझसे ये गलती हो गई है जाने में। थैंकफुली ब्रदर लू तुमने उस गलती को पकड़ लिया टाइम पर और हमारी कंपनी को लाखों के नुकसान से बचा लिया। और वो यह मास्टर की तरफ देख रहा होता है, वो भी ओके का सिग्नल दे देता है उसको और बोल रहा होता है हालांकि मैनेजर से गलती हुई थी लेकिन इससे अपन को कोई भी रियल नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए कि तभी लू खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है यह मास्टर अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ा और आराम करना चाहिए। और वो उसके सामने कुर्सी करते हुए उसको कुर्सी पर बिठा देता है जिससे उसको बहुत जोर का दर्द होता है। लू कहता है लेकिन एक बात है जो कि मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रही है, यंग मास्टर वो सभी लोगों के बोनस के साथ कंपनी का कैश फ्लो आकर तुम्हारे खाते में क्यों पड़ा हुआ है। ये सुनते ही अब सभी लोग कहने लगते हैं अब इसमें कोई रहने की बात नहीं है कि हमारा बोनस कहाँ गायब हो गया था, तो वो यहाँ यंग मास्टर गू की पॉकेट में है। और यंग मास्टर कहने लगता है आखिर तुम कौन से पैसों की बात कर रहे हो, अगर लिन ना होती तो मैं तो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने की जहमत तक नहीं उठाता। क्या तो तुमको लगता है कि उसे छोटे मोटे केस थे मुझे कोई फर्क भी पड़ता है। लू कहता है अरे हमें तो भूल ही गया था कि तुम गू परिवार से हो। तभी गू कहता है अरे हाँ मुझे याद आया, और ये बूढ़ा चेंगे उसने कहा था कि उसने फंड को इस तरह से ट्रांसफर कर दिया है जिससे ऐसा लगेगा कि कंपनी में कैश की कमी है और वो इस कॉन्ट्रैक्ट में हुई गड़बड़ी का सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालने का प्लान बना रहा था और फिर वो चुपचाप से पैसे लौटा देगा और फिर सभी लोगों को तुम्हारे खिलाफ कर देगा, ये सब कुछ उसी का काम है। लू कहता है यंग मास्टर को तुम तो बहुत ज्यादा काइंड हो, तुम एक अच्छे पर्सन को गिरते हुए नहीं देख सकते। पर यंग मास्टर तो यहाँ पर मनी मन लू के ऊपर गुस्सा हो रहा होता है और यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज अब मैनेजर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लू पीछे से कहता है ठीक है सभी लोग तुम लोगों को पता है कि अब क्या करना है। तो वो आगे बढ़ते हैं और उस मैनेजर को बहुत बेहतर से पीटना शुरू कर देते हैं कि तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। वो देखते हैं एम्प्रेस का मैसेज होता है, वो बोल रही होती है तो पैर हो गई है और मुझे भूख लग रही है। और लू कहता है वैसे आज तो लिन फैमिली का भी क्यूट है ना। और फिर नेक्स्ट दिन अपन को सीधा शाम का दिखाया जाता है लिन फैमिली के मेंशन में। यहाँ पर अपन को लिन बेई का सीन दिखाया जाता है जो कि शायद अपने लिन का भाई होगा। यंग मास्टर होता है इस फैमिली का। एक मिनट कह रही होती है यंग मास्टर सभी गेस्ट लगभग आ चुके हैं और क्यूट शुरू हो रहा है। वो कहता है गुड। और फिर इसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर लिन और लू दोनों की एंट्री हो जाती है। लू कह रहा होता है तो ये लिन फैमिली का क्यूट है, बहुत ज्यादा शानदार नजारा है। एम्ब्रेस कहती है कि लिन फैमिली काफी ज्यादा प्रतिष्ठित फैमिली नहीं है। लू कहता है ना आगे तुम सब क्यों पूछ रहे हो। वो कहती है अगर ऐसा है तो यहाँ पर एक गिलास कोक भी क्यों नजर नहीं आ रहा है। और बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस वीडियो के ऊपर 1 के लाइक और 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर देते हो तो फिर मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। तब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।